First of all, welcome to all viewers. And before that, I would like to welcome Rajiv Jain ji, speaker of the day. Sir, welcome to you. नमस्कार नमस्कार Rajiv sir के बारे में introduction, as we all are aware, Rajiv ji is expert in income tax, and when he deliver, तो generally हमारे जितने भी thoughts हैं, doubts हैं, वो सारे openly clear होते हैं. और one of the most important thing अभी during this lockdown period, he is learning on some spiritual things. So Rajiv sir has gained a very vast experience in the field of spirituality. कि धर्म किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, ये चीज का भी अध्ययन किया. और उसके बाद पहला लॉकडाउन के बाद पहला जो वेबिनार है, आज फुल फ्लैश वेबिनार एड्रेस करने के लिए हमारे साथ हमारे बीच में है. हमारे बीच में वन ऑफ द पैनलिस्ट फ्रॉम कासा सीएम जैन. सर आपका भी वेलकम है. एंड आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो थीम के अकॉर्डिंग है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस की जो रिटर्न्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो सारे अंडरस्टैंड करेंगे. Flexibility of unregistered charitable trust, religious organizations, and contemporary issues in income tax, like new tax audit limits जो है under section 44AB and its interplay with the 44AD and limitations, various limitations impact from COVID-19 in income tax. वो भी इशू समझेंगे. तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर आज इनकम टैक्स में, जो बहुत सारे बर्निंग इश्यूज हैं, जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होंगे. तो आज का डेलीवेशन स्टार्ट करते हैं फॉर्मली. वंस अगेन वेलकम टू ऑल व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार एंड ओवर टू यू सर फॉर योर डेलीवेशन. बीच में कोई क्वेश्चन है सर, बीच में हम लेते रहेंगे. मैं और सीएम जैन. Chairman Kasa and our second co-host for today, my younger brother, CM Jain Saab, distinguished fellow professional colleagues sitting in their offices or homes, ladies and gentlemen. After conveying my thanks to Team Kasa for inviting me and giving me this opportunity to come here and deliberate upon today's topic, I congratulate Team Kasa that they have given tremendous effort in this Corona times. And the day before yesterday, when I was speaking to Sumit, he was telling me that he has conducted more than 80 seminars during this Corona period. So that's a wonderful effort, and all credit goes to Team Kasa. And whenever the time becomes difficult, तो मैंने हमेशा ये देखा है कि जब भी कोई मुश्किल समय आता है तो वो कुछ हमारे वी आर वेरी इनोवेटिव. असल में हम लोग जो ना हर स्थिति में एक जीने का और कुछ करने का रास्ता बना लेते हैं. तो हम लोगों ने भी एक रास्ता बना लिया कि चलो ऑडिटोरियम में बैठ के लेक्चर नहीं कर सकते तो वर्चुअली लर्निंग कर लेते हैं. तो आपने एक बड़ा अच्छा साधन बना दिया. और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, दे आर गोइंग टू बी देयर परमानेंटली इन आवर लाइफ इन ऑल फ्यूचर टाइम्स टू कम. मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये ज़्यादा बड़ा अच्छा लग रहा है कि अपने घर पे सब लोग बैठे हैं, अपने घर पे सब लोग सुन रहे हैं, कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में है और कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है. लॉट ऑफ सेविंग ऑफ टाइम एंड एनर्जी. और उसके बाद आपके पास एक परमानेंट रिकॉर्ड क्रिएट हो गया जो आपके पास एक सोशल प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है. आप कभी भी आपको दोबारा रीलुक करना हो तो आप जाओ कर लो. इट्स अ वंडरफुल थिंग व्हिच इज था पहले भी, बट इस कोरोना ने इसको कंपलसरी बना के नाउ इट हैज बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ. ये बात इस कोरोना की बड़ी खूबसूरती है. और इस कोरोना टाइम में आई वाज ऑक्यूपाइड इन स्पिरिचुअल ब्रेक, और बिकॉज सब कुछ बंद था और प्रोफेशनल टाइम में हम लोगों को समय नहीं मिलता. तो हम कहते हैं कि भाई वो काम बाद में कर लेंगे, आज की प्रायोरिटी दूसरी है. अब जब सब कुछ बंद था तो आई चूज टू डिवोट माई टाइम टुवर्ड्स माई स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. और अब दोबारा से इकोनॉमी रीओपन हो गई है, हमारे ऑफिस खुल गए हैं, क्लाइंट भी आने शुरू हो गए हैं और काम भी शुरू हो गया है, अब प्रोफेशनल एक्टिविटी शुरू हो गई. तो नाउ इट इज टाइम मैं भी ऑफिस आ गया. और फिर सुमित जी का फोन आया कि सब कुछ रेलेवेंट टॉपिक्स करने हैं, ऐसे टॉपिक करने हैं जो लोगों को कंफ्यूज है, जहाँ कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है. अभी तक हम लोग चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की सेमिनार करते हैं तो जनरली व्हाट वी लर्न कि सेक्शन 11-12 का एप्लीकेशन कैसे होगा, सेक्शन 1023 कैसे होगा. एंड वी आर कंप्लीटली इन डार्क की जो अनरजिस्टर्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो 12 में रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो 1023 में रजिस्टर्ड नहीं है, उनकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, उनको टैक्स कैसे लगेगा, उनकी आईटीआर में कौन सी रिटर्न फॉर्म में फाइल करूंगा, वेदर दे कैन फाइल देयर आईटीआर और नॉट. और अभी कुछ लोगों ने अगर फाइल कर भी दी
तो डिपार्टमेंट ने जब उसका 143(1) की इंटीमेशन बना के भेज दी तो उसने मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगाकर विदाउट बेसिक एग्जेम्पशन उसको प्रोसेस करके भेज दिया। अब हम भी जाते हैं, बिकॉज इंडिया इज ए रिलीजियस कंट्री। आप कहीं भी किसी गली मोहल्ले में जाएंगे, किसी भी एरिया में जाएंगे, व्हाट यू विल फाइंड कि किसी मोहल्ले में एक 100 साल पुराना मंदिर है, एक 50 साल पुराना मंदिर है, एक धर्मशाला है, एक डिस्पेंसरी है, और हो सकता है उनके पास कोई ट्रस्ट डीड भी ना हो सकता है उनके पास प्रॉपर्टी के कागज भी ना हो, और उन्होंने आपस में 50 आदमी मैनेजमेंट के इकट्ठे हुए, उन्होंने अपने ऑफिस बीरर चुन लिए, एग्जीक्यूटिव बना ली, एंड दे आर रनिंग द शो। डिस्पेंसरी भी चल रही है, मंदिर भी चल रहा है, धर्मशाला भी चल रही है, लाइब्रेरी भी चल रही है, मस्जिद भी चल रही है, गुरुद्वारा भी चल रहा है, चर्च भी चल रही है, और उसके पास ना तो प्रॉपर्टी के कागज है, ना उसके पास ट्रस्ट डीड है, ना उसके पास आपस में कोई लीगल अरेंजमेंट है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने एक बैंक अकाउंट खोला हुआ है, ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास पैन नंबर है, ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास करोड़ों रुपए की एफडी पड़ी है, ऐसा भी हो सकता है कि उस एफडी के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर उनके पास पैन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पैन नहीं है तो उसका 20% पे नो पैन का टीडीएस कट रहा है। और ये सारी की सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। एंड फ्रॉम व्हाट आई एक्सपीरियंस आई कैन सर्टेनली से कि इंडिया में जो मेजोरिटी क्या मैं कहूंगा कि 75% से ज्यादा जो चैरिटेबल रिलीजियस एक्टिविटी है वो अभी भी अनरजिस्टर्ड और अनऑर्गेनाइज्ड है। यानी कि जो बड़े मंदिरों को छोड़ दो, बड़े चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दो, वो तो सब 12 में रजिस्टर्ड मिलेंगे या 1023 में प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड मिलेंगे। लेकिन जो छोटे छोटे जो मंदिर हैं, जो हर जगह गुरुद्वारे बने हुए हैं, उन सबसे पूछो साहब आपके पास 12 का रजिस्ट्रेशन है, तो आंसर विल बी नो। तो अब हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गई कि इनको कैसे डील करें, इनकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। तो पहले तो डिस्कशन को फॉरवर्ड करने के लिए let me make it very clear that today we are discussing only charitable and religious organization, and that too those are unregistered under section 12A और 1023C। अब और किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे, ठीक है सर, सिर्फ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास 12A का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और 1023C का भी रजिस्ट्रेशन, हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। हम कोऑपरेटिव सोसाइटी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, म्यूचुअल एसोसिएशन, किसी की बात नहीं कर रहे। अब ये कौन सी होती है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन? चैरिटेबल पर्पसेस डिफाइंड अंडर सेक्शन 215, ठीक है। 7 तरह के चैरिटेबल पर्पस हैं। पहला रिलीफ टू पुअर, दूसरा योगा, तीसरा मेडिकल रिलीफ, चौथा एजुकेशन, पांचवा प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, छठा प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, और सातवां जनरल एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। ये 7 ऑब्जेक्ट हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में सातों में से कोई ऑब्जेक्ट होता है तो इससे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। और 8वां है आपका रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है। वेरी सिंपल, वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट ए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इज, ठीक है सर। इन 8 लोगों की हम बात कर रहे हैं कि इन 8 लोगों के पास यदि 12A का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इनकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। इनकम टैक्स एक्ट में इसके लिए कौन कौन से प्रोविजंस हैं, वेदर इट इज चार्जेबल ऑन मैक्सिमम मार्जिनल रेट और नॉट। एंड बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मैं एक बात यहाँ पर और क्लियर करूँ, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट असेसमेंट ईयर 1920 एंड 2021। हम 2 असेसमेंट ईयर की भी बात कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर 21-22 की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमें सबको पता है कि ट्रस्ट के लिए एक नया रिजीम आ गया है, सेक्शन 12A भी आ गया है, 1023C को भी अमेंडमेंट कर दिया है। Earlier it was proposed to be applicable from 1st of June 2020, but now it is applicable from 1st October। अभी उसको पोस्टपोन कर दिया, ठीक है। तो अभी हम 2 सालों की बात कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि 19-20 की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि 19-20 की ड्यू डेट ऑफ रिटर्न जो है वो एक्सटेंड हो गई है, ठीक है। अदरवाइज लास्ट डेट क्या थी? 31 मार्च थी, नाउ इट इज 31 जुलाई। तो अगर कोई ट्रस्ट आपका ऐसा है जिसकी अभी असेसमेंट ईयर 19-20 की अगर रिटर्न नहीं गई तो उसकी रिटर्न अभी जा सकती है 31 जुलाई तक, ठीक है। फिर हम बात करेंगे असेसमेंट ईयर 20-21 की, कि 20-21 के असेसमेंट ईयर में अगर आपके पास कोई अनरजिस्टर्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आता है और अनरजिस्टर्ड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन आता है, तब आपको कैसे उसको डील करना है। तो आज हम बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से और पूरे लीगल फ्रेमवर्क को समझेंगे कि जब भी हमारे पास कोई मंदिर वाला आ जाए कि साहब हमारे इतने रुपए की एफडी है, इतना हमारा इंटरेस्ट आता है,
है ना, और हमारे पास पैन नंबर तो है, हमारे पास ट्रस्ट डीड नहीं है, और हमारे पास मंदिर के भी कागज नहीं है, मंदिर भी हमारा 100 साल पुराना है, उसके कोई प्रॉपर्टी के पेपर नहीं है, राइट। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो अब हम उन्हें कैसे डील करें और उनको कैसे समझें, इसके लिए आज तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो चैरिटेबल अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी चार्जेबिलिटी क्या है, इसको टैक्स कितना लगता है। उसके लिए वी हैव टू रीड सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। आई एम रिपीटिंग अगेन, 164 सबसेक्शन 2। ये सेक्शन बोलता है कि जो चैरिटेबल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, they will be charged to tax on the rates applicable to individuals and association of persons। यानी कि आपको बेसिक एग्जेम्पशन भी मिलेगी और आपको स्लैब रेट भी मिलेगा, राइट। यानी कि जो आपका टैक्सेशन है वो आपको एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह आपका टैक्स लगेगा, ठीक है सर। तो यानी कि आपको बेसिक एग्जेम्पशन भी मिलेगी और आपको स्लैब का बेनिफिट भी मिलेगा। अब उसमें एक प्रोवाइजो है, वो कहता है इफ योर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इज हिट बाय सेक्शन 13(1) सबसेक्शन सी और डी, तब आपको एमएमआर लगेगा, तब आपको मैक्सिमम मार्जिनल रेट टैक्स लगेगा। अब ये 13(1) सी और 13(1) डी क्या बोलते हैं? 13(1) सी में क्या कहते हैं कि आपने जो ट्रस्ट के ऑथर्स और जो ट्रस्टी हैं और जो स्पेसिफाइड पर्संस हैं, अगर उनको आपने कोई बेनिफिट पहुंचा दिया ट्रस्ट का, राइट, तो आपको 13(3) में जिसका जो स्पेसिफाइड पर्सन है उनको कोई बेनिफिट अगर आपने पहुंचा दिया, देन योर ट्रस्ट विल बी चार्ज एट एमएमआर। दूसरा उसने कहा देयर आर सर्टेन मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हिच आर स्पेसिफाइड फॉर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अंडर सेक्शन 11(5)। क्या 11(5) में यदि आपका कोई इन्वेस्टमेंट उस फॉर्म में नहीं हुआ तब आपको एमएमआर लगेगा। तो दो सिचुएशन में एमएमआर लग सकता है, अदरवाइज वेदर योर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन it is registered or unregistered, it is totally immaterial। आपको क्या लगेगा? इंडिविजुअल का रेट लगेगा, एओपी का रेट लगेगा, आपको बेसिक एग्जेम्पशन भी मिलेगी और साथ में आपको स्लैब का बेनिफिट भी मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल यू आर हिट बाय सेक्शन 13(1) सबसेक्शन सी और डी। ठीक है सर, ये बात बिल्कुल हमें क्लियर समझ में आ गई। और इसको फर्दर क्लैरिटी के लिए अगर आपको समझना हो तो यू हैव टू रीड सर्कुलर नंबर 387। आप नोट कर लो, ये एनुअल सर्कुलर जो आते हैं बजट के, सर्कुलर नंबर 387 6 जुलाई 1984, 6 जुलाई 1984 को सर्कुलर आया था, पैरा नंबर 28, राइट। फिर बात समझ में आ गई टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। अब हम समझते हैं वेदर दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। तो हमें पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 139(4)(a) या 4(c). वो क्या कहता है कि अगर आपकी इनकम एक्सीड करती है maximum amount chargeable to tax, then every charitable trust or religious organization is required to file their return of income under section 139(4)(a। यानी कि आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। जब भी आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन से एक्सीड करेगी तब आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अब क्वेश्चन आया कि कौन से फॉर्म में रिटर्न फाइल करें। यहां पर सबसे बड़ी गलती चार्टर्ड अकाउंटेंट से होती है। देखिए, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज पर रूल 12(1) सब रूल जी, आपका जो फॉर्म है वो स्पेसिफाइड है आईटीआर 7। तो कोई भी जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का हम मतलब बात करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। यहां पर प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉफिट मोटिव होगा तो आपकी रिटर्न जाएगी आईटीआर 5 में। क्लियर? जब तक आपका प्रॉफिट मोटिव नहीं है, आपका ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट है, आपका ट्रस्ट रिलीजियस ट्रस्ट है, तो आपकी रिटर्न जाएगी आईटीआर 7 में। अगर आप आईटीआर 5 में अपनी रिटर्न भेजते हो तो आप रिटर्न गलत फॉर्म में भेजते हो। ठीक है सर, ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें। अब आगे पढ़ते हैं सेक्शन 224 सब क्लॉज 2A। वो क्या बोलता है कि इनकम इंक्लूड्स एनी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। ये इनकम की डेफिनेशन में आएगा, यानी कि जो डोनेशन आती है वो हमारी पार्ट ऑफ इनकम है। अब वो चाहे अनरजिस्टर्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन।
अगर आपके पास चाहे गुल्लक खुले, चाहे आप रसीद काट के चंदा लो, अगर आपके पास डोनेशन आती है, इट इज इनकम ऑफ द चैरिटेबल ट्रस्ट। अगर आप सेक्शन 12A में रजिस्टर्ड हैं, तब वो आपकी सेक्शन 11 में जाके एग्जेम्प्ट हो जाती है सब्जेक्ट टू द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन। लेकिन अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट में, बिकॉज यू आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 में, तो आपको उसका एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, आपकी एग्जेम्प्ट नहीं होगी, बट इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर इनकम। ठीक है सर। एक नया सेक्शन और पढ़ते हैं, 115 बीबीसी। 115 बीबीसी क्या कहता है? इन केस ऑफ एनोनिमस डोनेशन, यानी कि अगर आपके पास कोई गुप्त दान आ गया, तो गुप्त दान आपका 30% पर टैक्स होगा। कब होगा 30% पर टैक्स? when it exceeds 5% of the gross donation receipts or ₹1 lakh whichever is higher। यानी जो आपको टोटल डोनेशन मिला उसके 5% से ज्यादा यदि आपको गुप्तदान मिला है, तो 5% से जितना ज्यादा मिला है या 1 लाख रुपए से जितना ज्यादा मिला है, वो आपको टैक्स लगेगा 30% में। और ये जो प्रोविजन है ये आपका एनोनिमस डोनेशन का जो प्रोविजन है, ये चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा और रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा और अनरजिस्टर्ड के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा, राइट। तो यहाँ कहा कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को यदि 5% और 1 लाख की लिमिट किसके लिए? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और रिलीजियस के लिए देयर इज नो लिमिट, यानी कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को यदि किसी मंदिर को, किसी मस्जिद को, किसी चर्च को, किसी गुरुद्वारे को यदि गुल्लक में पैसे आते हैं, हुंडी में पैसे आते हैं, जहां पर हमें डोनर का नाम नहीं पता, ठीक है सर, वहां पर एनोनिमस डोनेशन 30% पर टैक्स नहीं होती, उसकी छूट है। ठीक है, तो यहाँ पर दो सेपरेट कैटेगरी हो गई। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के केस में 115 बीबीसी इन्वोक होगा और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के केसेस में 115 बीबीसी इन्वोक नहीं होगा। क्लियर सर? अब हमारे पास कौन सी ट्रस्ट बची? 12A में कोई डाउट नहीं है, 12A में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो हमारा रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास बचा 1023C। 1023C में दो तरह के जो ट्रस्ट हैं, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, आइदर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और इन द फील्ड ऑफ हॉस्पिटल। अगर इनकी ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ रुपए से कम है तो इनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनकी इनकम से इनको सेक्शन 1023C की एग्जम्पशन बिना रजिस्ट्रेशन के मिलती है। तो 1023C के लिए हम बात कर रहे हैं उन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की जिनको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है और उन्होंने वो रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाए। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक स्कूल के लोग आए कि साहब हमारे पास वो हमारा मेमोरेंडम नहीं मिल रहा, रजिस्ट्रार के यहाँ भी मेमोरेंडम नहीं मिल रहा। अब जब मेमोरेंडम नहीं है तो वो उनको 12A अप्लाई नहीं कर सकते, 1023C अप्लाई नहीं कर सकते। अब उनकी रिसीट जो है वो 1 करोड़ रुपए से एक्सीड हो गई, जो ग्रॉस रिसीट है वो 1 करोड़ से एक्सीड हो गई है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास फोटोकॉपी तो है, और वटेवर देयर में भी एन नंबर ऑफ रीजंस की किस वजह से वो 12A का रजिस्ट्रेशन नहीं अप्लाई कर पा रहे या सेक्शन 1023C का रजिस्ट्रेशन नहीं अप्लाई कर पा रहे। अब एक्टिविटी भी है और उनकी ग्रॉस रिसीट भी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उन्होंने टीडीएस का नंबर भी लिया हुआ है, उनके पास पैन नंबर भी है, अपने स्टाफ का टीडीएस भी काटते हैं वो। तो अब उनके लिए क्वेश्चन आ गया कि वो कौन से फॉर्म में अपनी रिटर्न फाइल करें और उनकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। ठीक है, तो ये इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हमें मिल जाएंगे। एक और क्वेश्चन आया, ये जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है अनरजिस्टर्ड, क्या इन्हें ऑडिट कराना, ऑडिट कराने की कोई रिक्वायरमेंट है? और ऑडिट होगा तो कौन से सेक्शन में होगा? अब 12AA में जो ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है वो कब आती है? व्हेन यू आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या आपको ऑडिट कराना है क्या? द आंसर इज नो। इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A तो आपको ऑडिट नहीं कराना। इन द सेम मैनर इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 1023C तो 1023C के भी प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो वहां पे भी आपको ऑडिट नहीं कराना। ठीक है, आपकी रिसीट चाहे जितनी मर्जी, क्योंकि ऑडिट की रिक्वायरमेंट है वो सेक्शन 12A में है। सेक्शन 12A में जब आप जाएंगे तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा फॉर्म नंबर 10B में, राइट। और अगर आप 1023C में जाएंगे तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा फॉर्म नंबर 10BB में।
और अगर दोनों आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको कौन से सेक्शन में ऑडिट कराना है? देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ऑडिट एट ऑल। सर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि एक एजुकेशन स्कूल है और उसने अभी मिड क्या कहते हैं जून में 1023C का एप्लीकेशन डाल दिया फॉर असेसमेंट ईयर 1920 के लिए, 1 करोड़ से ऊपर की हो गई थी, क्या अब उसकी रिटर्न की ऑडिट होगी कि नहीं होगी? 1 करोड़ से ऊपर की रिसीट पे तो कराना ही पड़ेगा ना। नहीं, अभी अप्लाइड कर दिया है 1023C। तो आ जाएगा ना आपके पास, जब आ जाएगा तो अब आपके पास जब आपने लेकिन 31 जुलाई तक तो पॉसिबिलिटी आ नहीं रही कि आ जाएगा। आप इंतजार करिए, यू विल हैव टू वेट। नहीं, आपने क्या 19-20 का कब आपने अप्लाई किया? अभी जून में। अभी कैसे अप्लाई कर सकते हैं 19-20 के लिए? तो जब फॉर्म फाइल कर रहे तो उसमें लास्ट 3 इयर्स की डिटेल 19-20 की जो 19-20 के लिए जो अप्लाई करने की 1023 का टाइम था, दैट वाज 30 सितंबर 2019। ओके, वो निकल चुका आपका 20-21 के लिए अप्लाई होगा ये। अच्छा 20-21 के लिए अप्लाई होगा। हाँ, 19-20 के लिए अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें उस फॉर्म में लास्ट 3 इयर्स के लिए ऑप्शन आ रहा था। नहीं, अब मुझे नहीं पता क्या फॉर्म, तो मैंने कभी हाँ, जो फॉर्म ऑनलाइन जो मैंने फाइल किया है उसमें लास्ट 3 इयर्स की डिटेल मांग रहा है। वो डिटेल मांग लेता है, लेकिन हाँ वो नहीं, उसमें ये भी लिखा है, उसमें जो मेंशन है वो सीकिंग फॉर अप्रूवल फॉर प्रीवियस ईयर्स मेंशन है। मुझे समझना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि लॉ में जो रिक्वायरमेंट मैं शेयर कर लूंगा आपको फॉर्म सर। 30 सितंबर तक आपको अप्लाई करना होता है, यानी कि अच्छा 30 सितंबर 19 वो जा चुकी है आपकी। ओके, वो जा चुकी है आपकी, तो आपके 20-21 के लिए, और 19-20 में आपकी अनरजिस्टर्ड है। ओके, 19-20 में आपके अनरजिस्टर्ड। ठीक है सर। ठीक है सर, तो यहाँ तक के हमें सारे प्रोविजन समझ में आ गए। अब बात समझते हैं कि अब जब मैंने इसकी बैलेंस शीट बनाई और मैंने इसका रिसीट एंड पेमेंट बनाया और मैंने इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया, तो मेरी इनकम में क्या क्या आएगा? अभी हमने बात कर ली कि जितनी भी डोनेशन आएगी सेक्शन 224 क्लॉज 2A के हिसाब से वो सारी की सारी मेरी इनकम है, राइट? मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चली जाएगी, नो इशू एट ऑल। बैंक का इंटरेस्ट आया, मेरी इनकम, या इसके अलावा जो भी कुछ आएगा अदर देन कैश और बैंक बैलेंस, वो सारा का सारा मेरा इनकम होगा। वो सारा का सारा कहाँ ऑफर होगा? सेक्शन 56 में जाके मेरा इनकम में जाके टैक्सेबल होगा। अब जो अपने चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए जो मैंने खर्चा किया, जिसको जनरल पार्लेंस में वी अंडरस्टैंड एज एप्लीकेशन, जब हम सेक्शन 11-12 की बात करते हैं, 1023C की बात करते हैं, तो वहां पर जो हमें एप्लीकेशन मिलता है अप टू 85% अगर हम अप्लाई कर लेते हैं तो हमारी इनकम एग्जम्प्ट हो जाती है, और 85% से कम रह जाता है तो हमें टैक्स लगता है। ऐसे ही होता है ना सर? तो अब बात ये आई कि ये जो उसने एप्लीकेशन किया, एक एग्जांपल से बात को समझते हैं कि एक मंदिर है, उस मंदिर ने 25 लाख रुपए की उसके पास डोनेशन आई, ठीक है साहब, और उसने 21 लाख रुपए खर्च कर दिए मंदिर के रखरखाव के लिए। इसी के लिए डोनेशन आई है, मंदिर के लिए डोनेशन आई, चंदा आया, बैंक इंटरेस्ट आया, 25 लाख रुपए आपके पास आए, 21 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए। अब ये क्वेश्चन ये है कि क्या ये 21 लाख रुपए का मुझे एप्लीकेशन मिलेगा, या मुझे 24 लाख पे टैक्स देना है, या मुझे 3 लाख पे टैक्स देना है? ठीक है सर, हमने डोनेशन कितनी ली थी? 24 ली थी, 25 ली थी, 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए डोनेशन ली, 25 लाख रुपए हमने डोनेशन ली, 21 लाख रुपए खर्चा किया। अब मेरे जो इनकम है वो 25 लाख रुपए होगी कि 4 लाख रुपए होगी? दैट इज द क्वेश्चन। और ये 21 लाख रुपए कहाँ जाएंगे? ये 21 लाख रुपए क्या मुझे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे? द आंसर इज नो, एप्लीकेशन में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? बिकॉज यू आर नॉट रजिस्टर्ड आइदर अंडर सेक्शन 11 और 1023। बिल्कुल, आप दोनों में कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको इसका एप्लीकेशन नहीं है। सर एक क्वेरी सर, क्या सर सेक्शन 57 में एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते सर? मेरे को अपनी बात तो पूरी करना दो जैन साहब। ठीक, सॉरी सर। अब यहाँ पे हम आप रूल आउट कर रहे हैं कि एप्लीकेशन रूल आउट हो गई। अब जब एप्लीकेशन रूल आउट हो गई, अब मेरे पास 25 लाख रुपए की डोनेशन है और एप्लीकेशन मुझे मिलेगा नहीं। अब क्या इस 21 लाख रुपए का मुझे कहीं पर खर्चा मिल सकता है? क्या मैं इसको सेक्शन 57(3) में जाके एज एन एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? दैट इज द क्वेश्चन।
बहुत सारे लोगों का ये ओपिनियन है कि साहब सेक्शन 57 में जो खर्चा है वो आपको तभी मिलेगा व्हेन इट इज ओनली एंड एक्सक्लूसिवली एक्सपेंडेड और लेड आउट फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग द इनकम। ठीक है सर, यहाँ पर जो आपका पर्पस है, जो आपने एक्सपेंडिचर किया है, इट हैज नो रिलेशन टू द इनकम। ठीक है, तो आपको एक खर्चा नहीं मिलेगा, तो आपकी ग्रॉस रिसीट टैक्सेबल हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको दो जजमेंट देता हूँ सर। दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है DDIT वर्सेस पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। DDIT वर्सेस पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड 362 ITR 235, and this judgment was delivered relying upon one of the Supreme Court judgment, और ये Supreme Court का judgment 57(3) के लिए और 37(1) के लिए भी widely used while arguing our appeal। तो ये है CIT वर्सेस राजेंद्र प्रसाद मोदी 115 ITR 519। CIT वर्सेस राजेंद्र प्रसाद मोदी 115 ITR 519। वो कहता है कि सेक्शन 57(3) जो है इट हैज टू बी कंस्ट्रूड ब्रॉडली। आप किसी की ग्रॉस रिसीट को टैक्स नहीं कर सकते, आपको नेट रिसीट करनी पड़ेगी। और आपको जो चंदा मिला है वो मंदिर की मेंटेनेंस के लिए मिला है। इन दिस केस दिस वाज अ स्पोर्ट्स एसोसिएशन और इसके पास 12 का रजिस्ट्रेशन नहीं था। अब इसको स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए ग्रांट आई और इसने वो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए पैसा खर्चा कर दिया। 12 का रजिस्ट्रेशन था नहीं इसके पास। असेसिंग ऑफिसर ने सारा का सारा खर्चा उठा के बोला एप्लीकेशन तो आपको मिलेगी नहीं, 57(3) आपको मिलेगा नहीं, और पूरा ग्रॉस रिसीट के ऊपर जाकर टैक्स लगा। तो ये आरवी ईश्वर साहब का जजमेंट है, बहुत खूबसूरत जजमेंट है और ये आप सबके लिए अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट के केस में काम आएगा। तो अब करना क्या है हमें, अब आपको ITR 7 में जब आप भरेंगे तो इसको बड़ा ध्यान से भरना है। ITR 7 को अगर फॉर्म भरने में गलती कर दी, ठीक है, तो गड़बड़ गया। शुरुआत में जब जनरल इंफॉर्मेशन आती है तो वो आपसे पूछता है प्रोजेक्ट रन बाय यू, ठीक है, और नेचर ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, रिलीजियस है, चैरिटेबल है। अगर चैरिटेबल है तो आप क्या करते हो, एजुकेशन में हो, रिलीफ टू पुअर में हो, मेडिकल में हो, किस चीज में हो, ठीक है। तो वहां पर आपको अपनी संस्था का नाम दोबारा से लिखना है और वहां पर उसका जो ऑब्जेक्ट है ना वो आपको क्लियर कर देना है कि चैरिटेबल है कि रिलीजियस है, जिससे असेसिंग ऑफिसर को या मशीन को ये पता लग जाए दैट दिस इज ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अदरवाइज क्योंकि 12 का रजिस्ट्रेशन तो आपके पास है नहीं और अगर आपने ये भरा नहीं तो मशीन को पता नहीं लगेगा, मशीन को पता नहीं लगेगा कि आपका ट्रस्ट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो क्वेश्चन मार्क लगा देगा और आपको MMR पे लगा के भेज देगा। तो वहां पर आपको ग्रॉस रिसीट भी भरनी है उसकी और वहां पर आपको उसका प्रोजेक्ट का नाम, मंदिर का नाम दोबारा भर दीजिए। आप कहते हो हमारे तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है, अरे भाई मंदिर ही प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है। सर इंटरप्ट करना चाहूंगा सर, इसीलिए क्या कहते हैं जो ITR 7 फाइल कर रहे हैं और वो ये चीज डिटेल नहीं डालते तो CPC उन्हें डिफेक्टिव रिटर्न मान लेता है, इसी वजह से मान लेता है या फिर MMR लगा के भेज देगा सीधा। हाँ बिल्कुल, इसीलिए डिफेक्टिव कर देता है वो और रिटर्न को। अपना स्टेटस आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपका अगर रजिस्टर्ड सोसाइटी है तो आप रजिस्टर्ड सोसाइटी सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपका ट्रस्ट है तो आप ट्रस्ट सेलेक्ट कर। तो ये प्रोजेक्ट की डिटेल आपको जरूर भरनी है और आपको जहां वो ट्रस्ट की इनकम की बात करता है ना वहां नहीं कुछ भी भरना, आपको सारी की सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके सेक्शन 56 में जाके भरनी, ठीक है। आपको डोनेशन में जाके नहीं भरनी, आपको पूरी की पूरी इनकम। अच्छा, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10 जो है ना उसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, क्योंकि वो MMR पे टैक्सेबल नहीं होता। आपकी सेक्शन 56 की इनकम हो, विदाउट कंसिडरेशन रिसीव की हो, विद कंसिडरेशन रिसीव की हो, आपने कुछ भी रिसीव की हो, इट हैज टू बी टैक्स अंडर सेक्शन 56 ओनली, ठीक है सर। तो आपको डोनेशन समेत सारी इनकम जाके भरनी है सेक्शन 56 के अंदर, राइट। और फिर जितना भी आपने खर्चा किया है मंदिर की मेंटेनेंस पे या स्कूल के लिए, वो सारा का सारा आप क्लेम करोगे 5713 में। सारा अमाउंट एक ही जगह जाके आप क्लेम कर लीजिए। आपकी नेट इनकम आ जाएगी 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए में 2.5 लाख रुपए आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हो गई, ठीक है सर। बाकी 1.5 लाख रुपए के ऊपर आपको स्लैब रेट लगा के टैक्स देना है, ठीक है सर। इस तरीके से आपकी रिटर्न चली जाएगी। अब 19-20 की रिटर्न तो आपको ऐसे ही भेजनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर ऑप्शन, क्योंकि उसका आपका 12 को अप्लाई करने का टाइम भी निकल चुका और आपका 1023C का टाइम।
तो 19-20 की रिटर्न तो आपको ऐसे ही भेज दी। अब हम बात करते हैं असेसमेंट ईयर 20-21। असेसमेंट ईयर 20-21 में क्या किया, अब हमारी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न क्या हो गई, 30 नवंबर, राइट। अपना स्पीकर ऑन कर लो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहता है ना, तो थोड़ा सा मन लगा रहता है। बिल्कुल सही सर। क्योंकि हम लोगों को आई कांटेक्ट से बोलने की आदत है, तो थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा होता है ना, तो अच्छा लगता है बोलने में। हाँ सर, बिल्कुल सही सर। तो अब हमारी जो रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट हो गई, वो हो गई 30 नवंबर, राइट। यस। अभी हम बाद में चर्चा करेंगे लिमिटेशंस की। अब 12A की जितनी भी लिमिटेशन है, चाहे वो 1023C की है या फिर वो 12A की है, उसकी जो लिमिटेशन फॉल कर रही है वो 20 मार्च से लेके और 31 दिसंबर के बीच में फॉल कर रही है। ठीक है सर। अब उसकी लास्ट डेट क्या हो गई, 31 मार्च। 31 मार्च। बिल्कुल क्लियर। यानी कि 20-21 का अगर मुझे 12 अप्लाई करना हो तो कब तक कर सकता हूँ लॉफुली में, 31 मार्च तक कर सकता हूँ। 31 मार्च तक। 1023C अगर मुझे अप्लाई करना हो तो कब तक कर सकता हूँ, 31 मार्च। 31 मार्च तक कर सकता हूँ। अब यहाँ पर एक और झगड़ा खड़ा हो गया। अभी जो पुराना रिजीम है 12A का और 1023C का है, दिस इज अप टू 30 सितंबर, और 1 अक्टूबर से मेरे पास नया रिजीम आ जाएगा। बिल्कुल सही। दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर मैंने 30 सितंबर से पहले अप्लाई करना है तो मैं पुराने रिजीम में अप्लाई करूंगा, राइट। 20-21 की मुझे रिटर्न भरनी है और मुझे 12 अप्लाई करना है या 1023C अप्लाई करना है। अगर मुझे पुराने रिजीम में जाना है तो मैं 30 सितंबर से पहले जाके पुराने रिजीम में अप्लाई कर दूंगा, और अगर 30 सितंबर के बाद अप्लाई करना है तो मैं नए रिजीम में जाके करूंगा। और जब मेरे पास नंबर आ जाएगा उसके बाद मैं फिर ऑडिट करा के और 20-21 की अपनी रिटर्न भेज क्लियर। अब मेरी जो ट्रस्ट है, बाय एनी मैनर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है, मेरे पास ट्रस्ट डीड नहीं है ना, बैंक अकाउंट भी है, बिल्कुल है। अब ऐसी बात कर रहे हैं हम ऐसी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, उसके बाद बैंक अकाउंट है, करोड़ रुपए की FDR है, यस, ठीक है सर, उस पर TDS कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, वो भी 20% कट रहा है सर। पैन नंबर भी है, दोनों सिचुएशन है, पैन है और पैन नहीं है। हाँ, दोनों सिचुएशन है, पैन है, ऐसी भी सिचुएशन है जिनके पास पैन है तो उनका नॉर्मल TDS कटता है, और ऐसी भी सिचुएशन है जिनके पास पैन नहीं, पैन नहीं, उनका 20% कटता है। ठीक है सर। अब इस सिचुएशन में हाउ टू हैंडल दिस। अब इन लोगों के लिए एक बड़ा सिंपल तरीका है, ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इसमें देखो, मैं एक रास्ता बता रहा हूँ आपको उसको समझ के, अपने केस को समझ के तब अप्लाई करना है, मतलब ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। हाँ, कि जैन साहब ने बोल दिया तो ब्लाइंडली फॉलो कर ले लोगों। कई बार देखो क्या होता है कि ये लॉ एक ऐसी चीज है, हम जितनी बार पढ़ते हैं ना एक अलग मतलब निकल के आता है, जितनी बार पढ़ते हैं अलग बात है, और जितने लोग पढ़ते हैं सबको अलग चीज समझ में आती है। तो खूबसूरती है, देखो रामायण एक है, उसकी टीकाएं इतनी सारी हैं, इनकम टैक्स एक्ट है और कमेंट्री इतनी सारी हैं, और इतने सारे सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे अभी सर लास्ट वीक ही सुमित जी ने एक कराया हुआ था रिलीजियस टेबल पे, तो उन्होंने हम लोगों को ये बोला था कि ITR 5 भी फाइल कर सकते हैं। मैंने आपको कहा ना, देखो सर मैं ये जो ना ये जबकि मेरा ओपिनियन डिफर था उनके साथ। मैं तो आपको ओपिनियन दे रहा हूँ प्रैक्टिकल आजमाया हुआ। सर इसमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि जब ITR 7 भर देते हैं, आपकी आवाज रिटर्न का भी नोटिस आ जाता है। आपकी आवाज ही नहीं आ रही सुमित जी, कुछ नहीं पहुंचा। ओके हाँ, पहले मैं अपनी एक बात पूरी कर लूं जो मैं बात करने वाला था, कि अब मेरे पास एक ऐसा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है या ऐसा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास ट्रस्ट डीड नहीं। अब क्योंकि उनके पास ट्रस्ट डीड नहीं है तो मैं ना 12 अप्लाई कर सकता और ना 1023C अप्लाई, दोनों चीज अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रस्ट डीड नहीं चाहिए। अब वो ट्रस्ट डीड भी क्यों नहीं है, क्योंकि 150 साल पुराना मंदिर है, 50 साल पुराना उसका बैंक अकाउंट है 20 जब भी पैन नंबर आए थे 97-98 में, जब से उसके बाद पैन नंबर भी है, जब ऐसे मिल जाते थे पैन नंबर है, उसका पैन नंबर भी है, लेकिन ना तो उसके पास मंदिर की रजिस्ट्री के कागज है और ना उसके पास
कोई ट्रस्ट डीड है कि मैनेजमेंट कैसे चलता है। अब लोग इकट्ठे होते हैं, मंदिर की कमेटी बना लेते हैं और वो मंदिर चला रहे हैं, बढ़िया चला रहे हैं, दान भी आ रहा है और बैंक में भी जमा करा रहे हैं, एफडीआर भी बनी हुई है और ब्याज भी आ रहा है और खर्चा भी कर रहे हैं और करोड़ों करोड़ों रुपए उसके अंदर। अब इसको कैसे रेगुलराइज करें, ये कि बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने खड़ा हो गया, बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया। इसको कैसे रेगुलराइज करें? तो उसका बड़ा सिंपल तरीका है, आप एक नई संस्था बनाओ उस मंदिर की मेंटेनेंस की, उसका चैरिटेबल ऑब्जेक्ट बनाओ, रिलीजियस ऑब्जेक्ट बनाओ, जो भी आपको ऑब्जेक्ट बनाने हैं, और उसकी एक नई संस्था बना के आप रजिस्ट्रेशन कराओ, ठीक है? उसको 12A में अप्लाई कर दो, नई संस्था हो आपके पास, उस मंदिर के लिए एक नई संस्था तैयार हो। क्लियर? अब मुझे क्या करना है, एक सेक्शन है 115 TD, वो क्या कहता है कि एक अगर रजिस्टर्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी अनरजिस्टर्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दे दे, या किसी अपने उसका 12A कैंसिल हो जाए, या जो उसके ऑब्जेक्ट है उसके अलावा कहीं जाके उसको पैसे को खर्च कर दे, तो सारा का सारा एक्रेडिट इनकम उसके MMR के ऊपर जाके टैक्सेबल हो जाए, ठीक है? ये क्लॉज अनरजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट पे लागू नहीं होता। बात समझ में आई? समझ में आई? अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट के ऊपर ये लागू नहीं होता। यानी कि जो पुराने वाला मंदिर है, अब वो अपना सारा का सारा बैलेंस उठा के इस नए वाले ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन दे दे। सही कहा सर, बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल सही। यानी कि जो पुराने वाला ट्रस्ट है वो अपना सारा बैंक बैलेंस उठा के इस नए वाले ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन कर दे। तो ना तो पुराने वाले ट्रस्ट को कोई प्रॉब्लम और ना नए वाले ट्रस्ट को कोई प्रॉब्लम, राइट? और आगे के लिए आपका सब कुछ रेगुलराइज हो, आपका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है, बिल्कुल रेगुलराइज हो गया, और वो आपका मंदिर जो है, वो जो मेंटेनेंस वाला मंदिर है, वो पूरा उस मंदिर की व्यवस्था को चलाता रहे और वो सब कुछ आपका ठीक हो जाए, ठीक है? एक और रास्ता बताता हूँ, रास्ता नहीं बता रहा, मतलब एक तरीका बताता हूँ कि मंदिर में एक्चुअली में व्यवस्थाएं कैसे चलती है। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो इस चीज को अगर ध्यान में रखेंगे तो चीजें बड़ी क्लियर हो जाएगी। अब सपोज करिए कि मैं अपनी कॉलोनी में रहता हूँ, अब अपनी कॉलोनी में हमने एक मंदिर बनाया, जनरली ऐसे ही होता है ना, हम सोसाइटी में रहते हैं, हमने सोसाइटी का मंदिर बना लिया, कॉलोनी में रहते हैं कॉलोनी का मंदिर बना लिया, ठीक है? तो हम करते क्या है, अब उसमें कोई बाहर की पब्लिक तो नहीं आती, हमारे सोसाइटी के मंदिर में उसमें तो कॉलोनी के लोग ही आएंगे या सोसाइटी के लोग जाएंगे, जिस भी सोसाइटी में हम रहते हैं। तो हम लोग एक्चुअली में क्या करते हैं कि हमने 20-25 आदमियों की कमेटी बनाई, सबने एक्स अमाउंट मिलाया उस मंदिर के लिए, उसको एक्स अमाउंट मिलाया सबने और मंदिर की व्यवस्था के लिए खर्च करना शुरू कर दिया। जब पैसे खर्च हो गए तो फिर और दे दिए, ऐसे करते हैं ना, बाहर का चंदा नहीं आता उसमें। गुल्लक में थोड़े बहुत पैसे, कोई बच्चा दर्शन करने आया 10 रुपए डाल गया, 20 रुपए डाल गए, अदरवाइज नहीं आता। अब इसको मैं एक दूसरे तरीके से अपनी बैलेंस शीट बनाऊं कि मैं ये जो मंदिर में हम 20 लोग इकट्ठे हुए, जो मंदिर में हम 20 लोग इकट्ठे हुए, अगर मैं कहूं कि मैंने मंदिर को चंदा नहीं दिया, ये हमने एक मेंबर्स फंड बनाया अपना मंदिर की खर्चा करने के लिए, कि मंदिर खर्चा कर ले और जितना खर्चा कर ले वो बाकी मेरा वापस आ जाएगा। तो मंदिर की बुक्स में कैपिटल अकाउंट ना होके, कॉर्पस अकाउंट ना होके, डोनेशन ना होके, ये मेंबर्स फंड खड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये 20 आदमियों की लायबिलिटी खड़ी हो गई मेरी बुक्स के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, कि इन 20 आदमियों ने मुझे मंदिर चलाने के लिए पैसे दिए, और जो मैं मंदिर का खर्चा कर रहा हूँ वो मैं उन 20 आदमियों को डेबिट कर देता हूँ इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर वो पैसा मैंने जाके अगर बैंक में जमा करा दिया और मुझे एफडी का इंटरेस्ट आ गया, तो मेरी टैक्सेबिलिटी क्या होगी? ओनली द कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे डोनेशन है ही नहीं, मैंने ली नहीं डोनेशन, या थोड़े बहुत जो आपके गले में से पैसे निकलेंगे वो। बात समझ में आ गई? व्हाट वी हैव डन इज कि इस पूरी ट्रांजेक्शन को एक्चुअली मैंने एक्चुअल ट्रांजेक्शन को एक लीगल फ्रेमवर्क दिया कि एक्चुअली में ये म्यूचुअलिटी से गवर्न हो गया। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से मंदिर के अफेयर्स को आप जो है डिसाइड करके, और तो मुझे लगता है कि मैंने ट्रस्ट के केसेस में सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कवर कर लिए हैं, और किस तरीके से रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट टैक्सेबल होंगे और किस तरीके से उनको एक रेगुलराइज करा जा सकता है, किस तरीके से उनको एक लीगल प्लेटफॉर्म पे लाया जा सकता है,
और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जो हमें रोज समस्या आती है कि गली मोहल्ले वाले रोज आ जाते हैं कि साहब हमारे मंदिर का कुछ कराओ, और वो डरे होते हैं कि साहब ये मंदिर के पैसे हैं, सामाजिक पैसे हैं, और हमने पैन नंबर ले लिया या गलती से रिटर्न भर दिया और कोई टैक्स लग गया तो कौन भरेगा, है ना। तो उस चक्कर में वो कोई भी रेगुलराइज नहीं हो पाता। तो दिस वाज अ वेरी सिंपल वे। और सुमित, इसमें अगर कोई भी किसी का क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो टेकअप करते हैं, अदरवाइज वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट पॉइंट। सीएम जैन, आपके पास क्वेरी, आपकी आवाज ठीक आ रही है तो आप ले लो, अनम्यूट करो। सुमित भाई तुम्हारी भी आवाज साफ आ रही है, बोलो। क्या आ रही है? हाँ हाँ। वॉलंटरी डोनेशन आईटीआर और एफडीआर व्हाट टैक्स पेयर रेट इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड सोसाइटी में सम मेंबर। ये तो मैंने बता दिया 164(2). हाँ हाँ हाँ। आपको जो इंडिविजुअल का रेट लगेगा, स्लैब रेट मिलेगा। देखिए, मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता कि 143(1) की प्रोसेसिंग होगी वो आपको एमएमआर लगाएगा कि नहीं लगाएगा। अगर वो लगाए तो आपको अपील में जाना पड़ेगा, तो आपके साथ। हाँ, और आपको दिक्कत आएगी तो जजमेंट मुझसे ले लेना। हाँ। आपको केस आर्ग्यू करने में अगर दिक्कत आए तो आप जो है वो जजमेंट मुझसे लेना, वो जजमेंट दिखा के अपील अपने फेवर में डिसाइड करा लेना। किसी की गारंटी नहीं ले सकता। बिल्कुल सही कह रहे सर। हाँ, और ये तो ये सारे क्वेश्चन क्या कहते हैं सुमित जी, कवर्ड कर रखे हैं सर ने। ठीक है, ठीक है। हाँ, ऑलरेडी कवर्ड कर रखे हैं। एक्चुअली मैं देखो, मैं या तो किसी टॉपिक पे बोलता नहीं, और अगर बोला तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ भाई क्वेश्चन मत दो मुझे, पहले छोड़ता नहीं हूँ किसी, पहले पूरा लेक्चर सुन लो, उसके बाद अगर आपको लगे कुछ रह गया देन आस्क योर क्वेश्चन। सही है, सारे डाउट क्लियर। राजीव सर, एक ये आपने कवर कर लिया, हैज द प्रोसीजर फॉर रिन्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। सर ने पहले ही बोल दिया था कि हम प्रोसीजर के बारे में बात नहीं करेंगे, असेसमेंट ईयर 1920 और 2021 के लिए करेंगे ओनली। नहीं, 2021 के लिए पूछा। हाँ, जो रिन्यूअल वाला अभी सर ने 2021 का तो 12AB जब आएगा तब नया सेक्शन को, आज हम 12AB की बात नहीं कर रहे, वो अपने आप में कंप्लीट चैप्टर है। तो क्या है कि हम टॉपिक क्यों डिसाइड करते हैं कि भाई एक टॉपिक को हमने कंफाइन कर लिया और उसको थ्रेडबेयर करके उधेड़ दिया। ठीक है, अगर एक टॉपिक को डिसाइड करेंगे और दूसरा टॉपिक डिस्कशन करेंगे तो चीजें कहीं और फैल जाएंगी। तो उसके लिए चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए या 12AB के लिए, देखो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितने स्पीकर्स हैं, मैंने आपको कहा कि ये लॉ इतना बढ़िया है, इतना खूबसूरत है कि आप जितनी बार पढ़ोगे आपको खुद नया मतलब समझ में आएगा। अभी मैंने कुछ दिन पहले CSSR.com पे वो 44AB की लिमिट कंप्यूट करने के लिए लेक्चर दिया था। ठीक है, उस समय मुझे वो समझ में आया था। अब फिर मैंने आज मैं उसको अपने खुद के ओपिनियन को मैं खुद मॉडिफाई करने जा रहा हूँ। इनकम टैक्स इतना लाजवाब लॉ है। एक्चुअली में ये ड्राफ्टिंग भी मुझे नहीं पता कि इतनी अच्छी क्यों चूज करते हैं कि उसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशन निकल सके। मतलब वो ड्राफ्टिंग जानबूझ के ऐसा करते हैं या दे आर ब्लेस्ड विद दिस काइंड ऑफ ड्राफ्टिंग कि उसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशन निकल सके। तो आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जी सर, आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे को जो नेक्स्ट टॉपिक दिया वो दिया हाउ टू कंप्यूट द लिमिट ऑफ 5 करोड़। ये 5 करोड़ असेसमेंट ईयर 2021 से 44AB अमेंडमेंट हो गया। अब देखिए, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारी जो ब्रेड एंड बटर है, तो ब्रेड के साथ बटर जो आता है, तो वो ब्रेड तो हम बाकी कामों से निकाल लेते हैं। जो थोड़ा बहुत जो रेम्युनरेटिव काम है वो 44AB वाला है, जिससे थोड़ा सा खर्चा वर्चा निकल जाता है, 2 पैसे घर में आते हैं। लेकिन चलो, बहुत दिनों से ड्यू था तो इस साल उन्होंने अमेंडमेंट कर दी और 44AB में बिजनेस वालों के लिए क्लॉज ए में अमेंडमेंट कर दिया कि इफ सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड then your tax audit limit will be 5 crore instead of 1 crore। ठीक है जी, एक अमेंडमेंट कर दिया। जब शुरू में ये बजट आया था, इट वाज वेरी क्लियरली, जो नोट्स थे बजट के साथ में, और उसमें बड़ी क्लियरली लिखा था दैट इट वाज एप्लीकेबल फॉर फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021, यानी जो मार्च 20 जो खत्म हुआ है हमारा, उस दिन से ये हमारा अमेंडमेंट एप्लीकेबल था। मार्च 20 से अमेंडमेंट हमारा एप्लीकेबल था। यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 की जो रिटर्न जाएगी उसमें हमें देखना पड़ेगा कि अब ये 5 करोड़ लगेगा कि 1 करोड़ लगेगा।
एक टैक्स वेबसाइट ने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। दे सेड कि सर ये दिस विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 21-22। ठीक है, अब मेरे पास बहुत लोगों के फोन आए। अब आई वाज वेरी क्लियर इन अवर माइंड, माय माइंड कि भाई 20-21 है, मैंने बहुत लोगों को ओपिनियन दिया, लेकिन जब कोई एक डेप्यूटेड टैक्स वेबसाइट अगर कोई रिटर्न में अपना ओपिनियन डाल दिया तो हमें भी लगता है भाई कहीं हमसे पढ़ने में कुछ गलती तो नहीं हो गई, हमसे पढ़ने में कुछ गलती तो नहीं हो गई। तो दोबारा पढ़ने के बाद भी पता लगा कि 20-21 से एप्लीकेबल है। और अब ITR के फॉर्म आ गए, तो जो ITR के फॉर्म आए हैं 20-21 के लिए, दे हैव मेड इट क्रिस्टल क्लियर कि जो 5 करोड़ की लिमिट है वो इस साल से एप्लीकेबल होगी। तो इस सेक्शन को पढ़ते हैं। इस सेक्शन में व्हाट दे हैव डन इज क्लॉज ए के अंदर एक प्रोवाइजो ऐड कर दिया। क्लॉज ए के अंदर एक प्रोवाइजो ऐड कर दिया। क्लॉज ए अप्लाइज ओनली टू बिजनेस कंसर्न। बिजनेस के केस में हम आज किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, 44AB के बाकी किसी टैक्स ऑडिट की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर ओनली कंसर्न विद जो बिजनेस में है, द एसएससी एवरी पर्सन हु इज एंगेज्ड इन बिजनेस। ठीक है सर, और जिनके ऊपर 1 करोड़ की लिमिट पहले अप्लाई होती थी। प्रोफेशनल वालों के लिए 50 लाख की होती है, प्रोफेशनल वालों की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी किसी लिमिट की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली बिजनेस वाले की बात कर रहे हैं। तो अब उन्होंने एक प्रोवाइजो ऐड कर दिया। उसमें कहा इन केस ऑफ ए पर्सन whose aggregate of amount of all amounts received in cash does not exceed 5% of the said amount। और एक दूसरा क्लॉज प्रोवाइजो नंबर स्मॉल a इंट्रोड्यूस किया रिसीट के लिए कि आपकी जो कैश की रिसीट है वो सेड अमाउंट के 5% से यदि एक्सीड करती है, राइट, तब आपको 1 करोड़ की लिमिट होगी। 5% से नीचे रहती है तो आपके लिए 5 करोड़ की लिमिट। एक क्लॉज बी लगाया, उसमें कहा अगर आपकी एग्रीगेट पेमेंट्स इन कैश एक्सीड 5% ऑफ द सेड अमाउंट, तब आपकी लिमिट होगी 1 करोड़ रुपए, अदरवाइज होगी 5 करोड़। अब यहां पर मुझे अभी डिसाइड करना है कि ये जो फार्मूला बना है, जो फ्रैक्शन निकालना है मुझे एनालाइज करने के लिए, यहाँ 2 लिंब देखने हैं मुझे, रिसीट और पेमेंट। और दोनों में से कोई भी अगर 5% से एक्सीड हो गई, दोनों में से अगर कोई भी 5% से एक्सीड हो गई, तब मुझे 1 करोड़ की टैक्स ऑडिट की लिमिट आएगी। चाहे रिसीट 5% से एक्सीड हो गई तो 1 करोड़ की आएगी, पेमेंट 5 करोड़ से एक्सीड हो 5% से एक्सीड हो गई तो 1 करोड़ की आएगी। अगर दोनों 5% से कम है तो 5 करोड़ की लिमिट है। फिर सेक्शन 44AB में एक सबसे नीचे एक फर्स्ट प्रोवाइजो दिया है। उस प्रोवाइजो क्या कहता है, इन केस द एसएससी डिक्लेयर्स हिज इनकम अंडर सेक्शन 44AD, 44AD में रिडीमिंग फिक्शन में जाके अपनी इनकम डिक्लेयर करेगा, देन प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन विल नॉट अप्लाई। यानी 44AB अप्लाई नहीं करेगा। और 44AD में उसकी लिमिट उन्होंने लिख दी, दैट विल बी 2 करोड़ प्रोवाइजो के अंदर। ठीक है, तो यानी कि जो एसएससी 44AD में अपनी इनकम डिक्लेयर करेगा उसकी लिमिट होगी 2 करोड़ रुपए। जिस एसएससी की रिसीट या पेमेंट 5% या उससे कम होंगी, कैश पेमेंट्स, उसकी लिमिट होगी 5 करोड़ रुपए। और जिनकी रिसीट और पेमेंट 5 करोड़ से ज्यादा होगी उनकी लिमिट होगी 1 करोड़ रुपए। अब हमारे खिचड़ी पक गई। अब ये हमारे सामने ये ऐसा जगलर खड़ा हो गया। ये अब वो सर्कस में उछालते ना 3 बॉल लेके, तो ये हमारे हाथ में जगलरी खड़ी हो गई है। अब हम ढूंढ रहे हैं 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये सारी मेहनत करनी है कि हम पैसे करें। तो इसका बड़ा सिंपल तरीका करते हैं। पहले क्या करते हैं, अपने एसएससी को फिल्टर करते हैं, छलनी लगाते हैं। ठीक है जी, तो उस छलनी में हम 44AD वाले को अलग कर लेते हैं, क्योंकि 44AD वाले की बास्केट अलग है, 44AD वाले का रेट अलग है, उसकी बास्केट बिल्कुल अलग है। तो 44AD वाले को हम अलग कर लेते हैं और बाकी एसएससी को अलग कर लेते हैं। 44AD क्या कहता है, दैट इन केस ऑफ एन एलिजिबल एसएससी एंगेज्ड इन एलिजिबल बिजनेस, हिज इनकम शैल बी डीम्ड टू बी 8% और 6%, व्हाटएवर द केस मे बी। ठीक है, 8% या 6% आपकी इनकम हो जाएगी। अगर आपको उस डीमिंग फिक्शन से बाहर आना है, देन आपने उससे 8% से, अगर आपका 6% या 8% से कम अगर नेट प्रॉफिट है, then you have to get your books of accounts audited under section 44. बात समझ में?
तो यानी कि अगर जो मेरे पास एसएससी आया, अब मुझे उसकी 2 बास्केट बनानी है कि ये तो 44 एडी की बास्केट में गया और ये बाकी सारे एसएससी हो गए। अब दोनों के लिए अलग अलग नियम कानून होंगे। 44 एडी में जितने भी एसएससी हैं उसमें 4 कंडीशन लगा के चेक कर देंगे। 4 कंडीशन लगा के अगर वो 44 एडी में फॉल करते हैं, ठीक है, तो उनकी लिमिट होगी 2 करोड़। 4 कंडीशन कौन सी है? इट शुड बी इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप, पहली कंडीशन। इट शुड नॉट बी एंगेज इन प्रोफेशन, दूसरी कंडीशन। इट शुड नॉट बी हैविंग एनी कमीशन इनकम, तीसरी कंडीशन। और चौथी कंडीशन, इट शुड नॉट बी एंगेज इन एजेंसी बिजनेस। तो ये 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तब आपको, और आपकी जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से 2 करोड़ या उससे कम है, तब आप 44 एडी के बास्केट में चले जाओ। और 44 एडी में अब आपके ऊपर ये सेक्शन 44 ए बी और इसका ए और इसका प्रोवाइजो ये आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। आपके ऊपर सिर्फ वो सेक्शन अप्लाई होगा जो 44 एडी में लिखा है कि अगर आपकी टर्नओवर, आपका नेट प्रॉफिट 8% आपकी टर्नओवर के 8% या 6% से कम है तो आपको ऑडिट कराना है। अगर 8% या 6% डिक्लेयर करने हैं तो आपको कुछ नहीं करना। तो ये 44 एडी वालों का सेपरेट ट्रीटमेंट होगा। अब दूसरी बास्केट में हमारे बाकी सारे एसएससी हो गए, जितने भी एसएससी, और ये इसमें वो इंडिविजुअल भी आ जाएंगे जो 44 एडी में नहीं जा रहे, वो एचयूएफ भी आ जाएगी जो 44 एडी में नहीं जा रही, और वो पार्टनरशिप फर्म भी आ जाएंगी जो 44 एडी में नहीं जा रहे। जो 44 एडी में एलिजिबल नहीं है वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाए। क्लियर? तो पहले मैंने उनको अलग निकाल दिया। अब मैं इन लोगों के लिए बात करता हूं कि अब ये 5% इन लोगों के लिए मैं कैसे कंप्यूट करूं। अब रिसीट वाले फार्मूले को अब मुझे करना है, मुझे 2 चीजें चाहिए। मुझे एक फ्रैक्शन क्रिएट करना है, तो मुझे एक न्यूमरेटर चाहिए और एक डिनोमिनेटर चाहिए। एक संख्या वो है x डिवाइडेड बाई y निकालना है मुझे, x डिवाइडेड बाई y निकालना है। तो जब मैं रिसीट को काउंट करूंगा तो x क्या बोलता है? एग्रीगेट ऑन रिसीव्ड अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, दैट इज x। और जब मैंने इस सेक्शन को दोबारा पढ़ा तो आई एम करेक्टिंग माय इंटरप्रिटेशन, माय अर्लियर इंटरप्रिटेशन जो मैंने पहले दी csnsr.com पे। इसका जो डिनोमिनेटर होगा, जो y है, दैट विल बी एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कैश प्लस बैंक रिसीव्ड बाय द एसएससी। वो सेल नहीं होगा डिनोमिनेटर, यानी कि एग्रीगेट अमाउंट रिसीव्ड इन कैश डिवाइडेड बाय एग्रीगेट अमाउंट रिसीव्ड बाय द एसएससी इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक। उससे अगर आप डिवाइड करेंगे, अगर आपका 5% या उससे कम है तो आपकी टर्नओवर की लिमिट हो गई 5 करोड़, और अगर आपका 5% से ज्यादा है तो आपकी टर्नओवर की लिमिट हो गई 1 करोड़ तक। इन द सेम मैनर जब हम पेमेंट की बात करेंगे तो यहां पर जो एक्स होगा वो होगा एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेमेंट मेड इन कैश, और उसका जो डिनोमिनेटर होगा जिससे डिवाइड करेंगे, जो वाई है, वाई विल बी एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज कैश प्लस बैंक। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा पीएनएल से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपकी एसएससी की बुक्स खोल के उसमें से कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट निकालना है। उसमें ओपनिंग बैलेंस आएगा, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर आया, पेड ड्यूरिंग द ईयर आया, कैश और बैंक का दोनों का टोटल कर लिया, और वहां से आपको फिगरें निकालनी है। तो पहले तो हमने समझ लिया कि एक्स और वाई क्या होता है। ठीक है सर। अब यहाँ पर इश्यूज क्या खड़े होते हैं। एक बड़ी सिंपल सी बात है, लॉ है, हम सब लोग समझते हैं, that a person cannot receive any amount from himself। अब एक इंडिविजुअल है, he is a proprietor of ए एंड कंपनी। अब ए एंड कंपनी का बुक्स लिखता है, ए एंड कंपनी का ऑडिट होता है, राइट। अब सपोज करिए उसकी टर्नओवर है 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए टर्नओवर है। उसने ड्यूरिंग द ईयर 20 लाख रुपए अपने प्रोप्राइटर से लिए कैश में, और 20 लाख रुपए उसने अपने प्रोप्राइटर को वापस कर दिए कैश में, विदाउट डूइंग एनी अदर ट्रांजेक्शन। तो अगर इस कैश को हम अमाउंट रिसीव्ड इन कैश में ऐड कर देंगे तो उसकी लिमिट कितनी हो जाएगी? 1 करोड़ हो जाएगी।
सीएम साहब माइक खोल लो अपना, चर्चा करते हुए मुझे बोलने की आदत है, क्वेश्चन करता रहूंगा ना आपसे, आप जवाब देते रहोगे। सुमित जी आप ही बोलो, आई को जान ही रही है। अब आप बात समझें कि एक प्रोप्राइटर है ए एंड कंपनी का। अब ए एंड कंपनी ने उसकी ए एंड कंपनी की टर्नओवर है 3 करोड़ रुपए। ए एंड कंपनी ने अपने प्रोप्राइटर से ड्यूरिंग द ईयर 20 लाख रुपए कैश लिया और विदाउट यूजिंग इन एनी अदर एक्टिविटी उसको 20 लाख रुपए वापस कर दिए। अब इस सेक्शन की इंटरप्रिटेशन करो। अगर मैं ये कहता हूं कि जो प्रोप्राइटर से पैसे आए हैं फॉर द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जो आईटीआर फॉर्म के अंदर उन्होंने लिखा है कि रिसीट काउंट करते समय आपको कैपिटल कंट्रीब्यूशन को काउंट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब यहाँ क्या हुआ कि मैंने 1 रुपया, ना तो मुझे किसी कस्टमर से पैसा आया, ना मैंने किसी वेंडर को दिया, और बिना उसके मेरी लिमिट जो है वो 5 करोड़ से घट के हो गई 1 करोड़ रुपए। इज दिस लॉजिकल? बात कुछ लॉजिकल है क्या? यहाँ पर अमाउंट हैज टू बी रिसीव्ड बाय द पर्सन। अब एक पर्सन अपने आप से कैसे अमाउंट रिसीव करेगा? अगर मैं अपनी एक जेब से पैसे निकाल के अगर दूसरी जेब में रखता हूँ, इज इट द अमाउंट रिसीव्ड बाय मी? द आंसर इज नो। ठीक है, तो ये जो इंटरप्रिटेशन जो आईटीआर फॉर्म के अंदर लिखी है, टू माय माइंड दिस इंटरप्रिटेशन इज इनकरेक्ट, दिस इंटरप्रिटेशन इज रॉन्ग। यानी कि अगर प्रोप्राइटर से मेरे पास कैपिटल कंट्रीब्यूशन आया, ठीक है, और प्रोप्राइटर को मैंने कैश में पेमेंट वापस कर दिया, तो इट हैज टू बी एक्सक्लूडेड। अब मुझे एक यहां पर मेरे पास 2 पॉसिबल व्यू हो गए, मेरे पास 2 पॉसिबल व्यू हो गए कि यहां पर मैं कैश प्रोप्राइटर वाला एक्सक्लूड करूं या इंक्लूड करूं। अब जो भी आपको व्यू लेना हो ले लो, दो वी रिक्वायर क्लैरिटी और वी विल आस्क गवर्नमेंट, जैसी सिचुएशन नॉर्मल होते हैं कि भैया इसका जवाब दे दो कि करना क्या है, बाय वे ऑफ सर्कुलर इसका जवाब दे दो, कैफे की इशू कर दो कि इसको कैसे कंप्यूट करना है। लेकिन आपको एक यूनिफॉर्म व्यू लेना पड़ेगा। अगर आपने न्यूमरेटर में से उस कैश रिसीव्ड को एक्सक्लूड कर दिया, तो आप डिनोमिनेटर में से भी कर देना, एक्स में से कर दिया तो वाई में से भी कर देना, अगर एक्स में इंक्लूड किया तो वाई में भी इंक्लूड कर लेना। राइट, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बना के आपको जो व्यू लेना हो आप ले। अब दूसरी बात आई, अब मैंने बैंक से पैसे निकाले और बैंक में जमा कराए। इसी एग्जांपल को एक्सपेंड कर देते हैं। ए एंड कंपनी ने अपने बैंक से 3 करोड़ की टर्नओवर है, 20 लाख रुपए बैंक से निकाले और 20 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए। अब ये अगर मैं इस कॉन्ट्रा एंट्री को कैश रिसीट और कैश पेमेंट में काउंट करूं तो दोनों जगह 5% से एक्सीड हो गई, दोनों जगह 5% से एक्सीड हो गई। तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे? मेरी लिमिट 5 करोड़ से घट के 1 करोड़ रुपए हो जाएगी। दिस इज ऑल्सो लॉजिकल। कॉन्ट्रा एंट्री इज नॉट ए रिसीट। तो यहां भी आप एक व्यू बना लो कि आपको यदि एक्स में से कॉन्ट्रा एंट्री हटानी है तो वाई में से भी हटानी पड़ेगी, वाई में से भी हटानी पड़ेगी। क्लियर हो गया? एक और इशू आया। अब प्रोप्राइटर की चलो बात समझ में आ गई। अब पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप में फर्म में पार्टनर्स हैं। अब पार्टनर से कैश आया और पार्टनर्स को कैश वापस दे दिया। अब प्रोप्राइटरशिप फर्म में तो बात समझ में आ गई कि एंड कंपनी का पैन नंबर भी वही है और प्रोप्राइटर का भी पैन नंबर वही है। अब पार्टनरशिप फर्म में तो पार्टनरशिप फर्म का पैन नंबर डिफरेंट है और बाकी जो पार्टनर्स है उनका पैन नंबर डिफरेंट है, दे आर डिफरेंट पर्सन। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म से जो हमने प्रोप्राइटरशिप पे फार्मूला लगाया, whether this will equally apply to partnership firm or not, ये नया और इशू खड़ा हो गया हमारे पास। तो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है CIT वर्सेस RM चिदम्बरम 106 ITR 292। वो कहता है कि पार्टनरशिप फर्म इज नॉट a legal person per se which is separate from its partners, though it is assessed as a separate SSC under the Income Tax Act, but basically this is a group of partners which is addressed as partnership firm। ठीक है, और जो पार्टनर्स का रिलेशन है that is governed by their partnership deed as well as the Indian Partnership Act 1932। ठीक है सर। अब there is no employer and employee relation between the partner and the partnership firm। अब आप देखो, जब हम पार्टनर को रेम्युनरेशन देते हैं तो क्या उसका 192 में टीडीएस काटते हैं हम? क्या नहीं काटते? नहीं, बिकॉज देयर इज नो रिलेशनशिप, बिकॉज
देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, क्योंकि पार्टनरशिप पार्टनर्स का ही रूप है। इन द सेम मैनर जब हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट देते हैं तो क्या हम 194A का डीडीएस काटते हैं क्या? क्यों नहीं काटते? नहीं काटते। क्यों नहीं काटते? Because there is no lender and borrower relationship between the partner and the partnership firm. अगर वो पार्टनर मुझे लोन दे दे तब मैं 194A में डीडीएस काटूंगा। If he is making a capital contribution, which is governed by my partnership deed, which is governed by partnership act, तो वहां पर बोरोवर लेंडर का रिलेशनशिप पार्टनरशिप पार्टनर में नहीं होगा। तो सेम फार्मूला मैं यहाँ भी अप्लाई कर सकता हूँ जो मैंने प्रोप्राइटर के ऊपर अप्लाई किया इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सहारा लेके। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये चेक कर लेना है कि आपने एक्स में इंक्लूड किया तो आप वाई में भी इंक्लूड कर लो, एक्स में से हटाया तो आप वाई में से भी हटाओ। क्लियर? तो ये हो गया पार्टनर्स के लिए। एक और बड़ी यूनिक और नई चीज खड़ी हो गई। अब मेरा एक कस्टमर है, वो उसने दिल्ली से बाहर रहा है और उसने मुझसे माल सप्लाई किया और मैंने सपोज कीजिए कि दिल्ली में मैं वेंडर हूँ और मैंने आगरा में जाके माल सप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मेरे कस्टमर ने आगरा में मेरे बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करा दिया, तो अपनी बुक्स में मैं इसकी क्या एंट्री करूंगा? कैन आई पास एन एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू XYZ जो भी मेरे कस्टमर का नाम है? क्या मैं एंट्री पास कर सकता हूँ? क्या मेरे पास कैश आया जैन साहब? नहीं, कैश उसने डायरेक्ट जमा कराया, मेरा कोई एजेंट वहां पर नहीं है जिसने उससे कैश रिसीव किया हो। मेरे बैंक अकाउंट में ही जमा कराया उसने मेरे बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराए आगरा में, बरेली में, बंबई में, जो भी जगह का नाम ले लो। तो मैं अपने बुक्स में क्या एंट्री करूंगा इसकी? अगर मैंने एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू XYZ, दैट एंट्री इज इनकरेक्ट। मुझे एंट्री करनी पड़ेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू XYZ, कैश डिपॉजिटेड बाय XYZ डायरेक्टली इन माय बैंक अकाउंट। मेरे पास कैश इवेंट आया ही नहीं, कैश रूट ही नहीं हुआ मेरे थ्रू। बात समझ में आ गई? अब क्या ये सेम फार्मूला मैं पेमेंट में अप्लाई कर सकता हूं कि मुझे सुमित गर्ग को पेमेंट करनी थी और मैंने सुमित गर्ग को कैश देने की बजाय सुमित गर्ग के बैंक में जमा करा दिया डायरेक्टली? ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि जो मेरा एक्स है, जो मेरा न्यूमरेटर है, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड और कैश पेड, अब मुझे इसको हल्का करना है ना अपने टैक्स ऑडिट की लिमिट को इंक्रीज करने के लिए। हालांकि मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ क्योंकि ऑडिट करूंगा तो मुझे फीस आएगी और मैं इसको 5 करोड़ में ले जाऊंगा तो मेरा नुकसान होगा। बट वी आर ओनली अंडरस्टैंडिंग लॉ, हम तो लॉ को समझ रहे हैं। अब आपको क्या व्यू लेना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको लॉ समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर एक जजमेंट है, श्री रेणुकेश्वरा राइस मिल्स, श्री रेणुकेश्वरा राइस मिल्स 93 TTJ 912 बेंगलोर। ठीक है साहब, ये कहता है कि ये जो पेमेंट डायरेक्टली मेरे बैंक में आया या मैंने डायरेक्टली किसी के बैंक में दिया, दिस इज नाइदर ए कैश रिसीट नॉर ए कैश पेमेंट। ये मेरी ना तो कैश रिसीट है ना कैश पेमेंट है, तो मैं इसको सीधा बैंक में ले जाऊंगा और बैंक से इसको रूट कर सकता हूं। ठीक है सर, आप अपना व्यू ले लेना, मैं तो सिर्फ आपको लॉ बता रहा हूँ, आप अपना दिमाग लगाना, समझना, जजमेंट को भी निकालना है, जजमेंट को भी समझना, और जो भी आपको व्यू लेना है उसका वर्किंग पेपर बनाना, वर्किंग पेपर अपने पास संभाल के रखना। ठीक है, ताकि आप बता सको कि आपने अपना व्यू कैसे फ्रेम किया, कैसे। ठीक है, और अभी तक तो कोई क्लैरिटी नहीं है और कोई FAQ आ गया, कोई क्लैरिटी ऑफ माइंड आ गया तो चीजें थिंग्स विल बिकम क्लियर। ठीक है जी, तो ये मेरे ख्याल से मेरे 44 AB की लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 करोड़, 1 करोड़ और 2 करोड़, आई हैव कवर्ड दिस। इसका जो भी क्वेश्चन किसी का आया हो तो डिस्कशन कर लेते हैं। सर कई सारे क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन आ गए। हाँ सर, एक क्वेश्चन इसी से ले लेते हैं, कैश डिपॉजिट की जो बात चल रही थी, वेदर कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट इन बैंक विल बी काउंटेड। ये तो मैंने कवर कर लिया ना, इन माय ओपिनियन नहीं होना चाहिए, आपको X से भी निकालना है और Y में से भी निकालना है।
अब देखिए कॉन्ट्रा एंट्री बहुत जगह फॉल करेगी। अब मैंने बैंक से कैश विड्रॉ किया तो बैंक में तो पेमेंट साइड में आएगा, ठीक है, और कैश में रिसीट साइड में आएगा। यानी कि जब मैं हटाऊंगा तो मुझे फिर दोनों जगह से हटानी पड़ेगी। बिल्कुल, मतलब ये नहीं करना है कि मैंने कैश के रिसीट में से हटा लिया और बैंक ही से नहीं हटाया, ठीक है ना। तो इसकी पूरे वर्किंग पेपर आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। इन द सेम मैनर जब मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया तो कैश में तो पेमेंट में आएगा और बैंक में रिसीट में आएगा, राइट। तो ये जब भी मैं अगर इसको जो भी मैंने व्यू लिया, अगर मैंने लिया कि मेरे को उसको काउंट नहीं करना, क्योंकि मैंने बताया इसको काउंट करना इज प्योरली इलॉजिकल। प्रोप्राइटर से कैश आना, उसको कैश पेमेंट करना, पार्टनर से कैश आना, पार्टनर्स को कैश पेमेंट करना, बैंक से पैसा निकालना और बैंक में पैसे डिपॉजिट कराना, ठीक है ना। ये दिस डज नॉट अमाउंट टू रिसीट और पेमेंट बाय द पर्सन, ठीक है। जो सेक्शन की लैंग्वेज में फॉलो नहीं करती, तो सर एक हटाना है तो सब जगह से हटाना पड़ेगा। जी, राइट सर, राइट सर। एक अशोक गर्ग जी पूछ रहे हैं कि who will certify this whether जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने व्यू पॉइंट लिया है जी, जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने व्यू पॉइंट लिया है ना, जिसने भी तो रिटर्न भरते समय आपको ही लेना पड़ेगा व्यू पॉइंट। तो आप ही अपने क्लाइंट के कंसल्टेंट हैं। हु इज गोइंग टू डिसाइड दिस? भाई आपके पास क्लाइंट आपका आया अपनी बुक्स लेकर, तो आप ही तो डिसाइड करोगे ना कि आपका ऑडिट होगा कि नहीं होगा। आप लिमिट आप ही डिसाइड करोगे, तो वर्किंग आपको ही करनी पड़ेगी। ओके सर। सर एक क्वेरी जो सुनील गुप्ता जी का आया था फोन पर भी उन्होंने पूछा है कि RWA अनरजिस्टर्ड प्रोविजंस विल अप्लाई। जैसे आपने अभी टेम्पल्स की बात करी थी सोसाइटीज के अंदर, सुमित जी आपकी आवाज में बड़ी ब्रेक हो रही है। आई एम नॉट क्लियर। सीएम जन साहब आप पढ़ पा रहे हो क्वेश्चन? तो आप जरा बताओ। हाँ, क्वेश्चन क्या है सुमित भाई? ये RWA वाला जो मैंने चैट पे लिखा हुआ है। अच्छा, RWA अनरजिस्टर्ड प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल लाइक म्यूचुअल एसोसिएशन होती है भैया। हाँ, वो तो म्यूचुअल एसोसिएशन होती है, वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। आज हमने डिस्कशन में कहा कि हम बात करेंगे चैरिटेबल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की। हाँ, ठीक है। तो जो जितनी भी ये सोसाइटीज होती है ना, RW है, वेलफेयर सोसाइटी है ना, या सोसाइटी की मेंटेनेंस के लिए अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना लेते हैं, फ्लैट बनाने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, सोसाइटी एक्ट में भी रजिस्टर्ड करा लेते हैं। वो दीज आर ऑल म्यूचुअल सोसाइटीज। ये म्यूचुअल सोसाइटी, चैरिटेबल सोसाइटी नहीं होती है। हाँ, ये चैरिटेबल और रिलीजियस नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैन साहब लेना जरा चैट पे। हाँ, ई कॉमर्स कंपनी है ये चैरिटेबल और रिलीजियस से रिलेवेंट नहीं है, ये ई कॉमर्स से रिलेटेड है। पूछ लो सर का व्यू ले लो। अच्छा ठीक है। अभी 5:10 हो गए, 20 मिनट बचे हैं। एक टॉपिक और दिया हुआ आपने मुझे। ओके राइट सर। और देखो मेरी एक हमेशा कोशिश रहती है, और खास तौर से जो ना बिना पीपीटी के बोलने वाले को बड़ा फायदा रहता है कि हम जितना चाहे उतने टाइम में अपनी पूरी बात कह भी सकते हैं और उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। पीपीटी वाले तो सर क्या कहते हैं, बाउंड हो जाते हैं सर। पेज से बन जाते हैं ना वो। तो सर, हमारे जैसे लोगों के साथ ये आराम होता है। तो और भी क्वेश्चन तो पूछेंगे, तो फिर आगे बढ़ते हैं। सर एक बार शॉर्ट में एक्स एंड वाई वाला जो फॉर्मूला बताया था आपने, दोबारा बता दीजिए। तो इन शॉर्ट बता दीजिए। ये फार्मूला मैं इसलिए भी रिपीट कर रहा हूँ जी कि जो मेरा पुराना लेक्चर है उसमें जो मैंने फार्मूला दिया था, आई एम विड्रॉइंग दैट। ओके, ग्रेसफुली आई एम विड्रॉइंग दैट। देखिए अब मैंने पहले भी कहा क्योंकि वी आर ऑल लर्नेड पीपल, और कई बार लॉ इतना ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड होता है कि जितनी बार पढ़ते हैं तो एक मतलब समझ में आता है। और कई बार क्या होता है कि हम लोग पढ़ने वालों से भी कई बार गलती भी हो जाती है, कई बार सरसरी निगाह से भी पढ़ लेते हैं। तो जब उसको डिटेल में पढ़ा तो नाउ माय इंटरप्रिटेशन इज चेंज्ड। रिसीट के केस में वो बोलता है जो एक्स है, देखो एक्स और वाई को रिसीट, और या तो एक काम करते हैं रिसीट को और पेमेंट को, सब रिसीट को समझते हैं एक्स और वाई और पेमेंट को समझते हैं ए और बी। ठीक है ना। रिसीप्ट हो गई एक्स एंड वाई। अब हमें कंपेयर करना है एक्स डिवाइडेड बाय वाई। एक्स होगा एग्रीगेट अमाउंट रिसीव्ड इन कैश और वाई होगा एग्रीगेट अमाउंट रिसीव्ड बाय द एसएससी, यानी कैश प्लस बैंक। ठीक है। यानी एक्स को रिसीप्ट को काउंट, जब हमें रिसीप्ट का फ्रैक्शन निकालना है तो हम एक्स लिखेंगे एग्रीगेट अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, और जो उसका डिनोमिनेटर होगा वाई होगा
that will be aggregate amount received by the SSC, that is cash plus बैंक। इससे हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर ये 5% से कम है, 5% या उससे कम है, तो हमारी लिमिट 5 करोड़ रुपए। अगर 5% से ज्यादा है तो 1 करोड़ रुपए। इन द सेम मैनर जब मैं पेमेंट्स की बात करूंगा, तब आप ए को हम लेते हैं एग्रीगेट अमाउंट पेड इन कैश, ठीक है, और बी है एग्रीगेट पेमेंट्स मेड बाय दी पर्सन, ठीक है। एग्रीगेट पेमेंट्स मेड यानी कि एग्रीगेट पेमेंट्स मेड इन कैश प्लस बैंक, कैश प्लस बैंक, ठीक है। तो हालांकि देखिए मैं फिर भी वी विल एंटिसिपेट, और जैसे चीजें नॉर्मल होती हैं वी विल आस्क क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ताकि इसको फ्रीज कर दें और हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज इसमें ना हो, है ना। तो ये एक इसमें इंटरप्रिटेशन का इश्यू है, तो लेकिन दिस इज फाइनल इंटरप्रिटेशन। और कोई क्वेश्चन सुमित भाई? सर नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अभी हम बात करते हैं, अब ये कोविड के टाइम्स में लिमिटेशंस इंक्रीज होगी, हम सबको पता है, आपने सुन लिया, पढ़ लिया। तो आज एक बेशक चाहे आप इसको एकेडमिक समझ लीजिए, इसमें से जब भी आपको स्टडी करते हैं तो उसमें दोनों चीजें होती हैं, एकेडमिक भी होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो सुनने में और समझने में बड़ी अच्छी लगती हैं, दो इट मे नॉट हैव एनी इम्पैक्ट, लेकिन एज ए लीगल प्रोफेशन, देखिए हम लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो हमारा जो लाइन ऑफ प्रोफेशन है ना, हमें लॉ पढ़ना आना चाहिए और लॉ की नॉलेज भी होनी चाहिए। और लॉ पढ़ने के लिए एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए। जब आप किसी भी लॉ में जो पावर फ्लो करती है, जो अथॉरिटी फ्लो करती है, इट ओनली फ्लोज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो लॉ पढ़ने के लिए, अच्छा हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंटों में हम लोग समटाइम्स वी लैक अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक है। तो अब हमने देखा कि 31 मार्च को एक ऑर्डिनेंस आया, 31 मार्च को राष्ट्रपति जी ने एक ऑर्डिनेंस दिया, टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑर्डिनेंस 2020, ये 31 मार्च को आया। 29 मार्च को पार्लियामेंट डिसकंटिन्यू हुई थी, 29 मार्च को पार्लियामेंट डिसकंटिन्यू हुई थी, और 31 मार्च को ये प्रोविजन है। अंडर आर्टिकल 85 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दो पार्लियामेंट के सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। यानी कि अब जो है मुझे 29 सितंबर से पहले पहले पार्लियामेंट बुलानी पड़ेगी, और 29 सितंबर के यानी इस बीच में जिस समय पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, 29 सितंबर से लेके और 29 मार्च से लेके और 28 सितंबर तक, इस बीच में अगर कोई मुझे इमरजेंसी लॉ बनाना पड़ा, तो एज पर आर्टिकल 123 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑन द एडवाइस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, द प्रेसिडेंट कैन इश्यू एन ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इश्यू एन ऑर्डिनेंस। तो 31 तारीख को पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी, ठीक है सर, तो ये राष्ट्रपति जी ने ये ऑर्डिनेंस इशू किया। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि जब दूसरे सेशन खुलेगा, दूसरा सेशन शुरू होने के 6 हफ्ते के अंदर अंदर ये ऑर्डिनेंस या तो पास हो जाएगा या डिसअप्रूव हो जाएगा, ठीक है सर। यानी कि अब जो भी हमारा मानसून सेशन आएगा, उस मानसून सेशन में इस ऑर्डिनेंस को रखना पड़ेगा। अब इस ऑर्डिनेंस में मेनली अगर इनकम टैक्स की बात करें तो उसका सबसेक्शन 3 है, 3 सबसेक्शन 1 और 3 सबसेक्शन 2, जहां पे इन्होंने ड्यू डेट्स अमेंडमेंट कर दी, सारी ड्यू डेट्स इन्होंने अमेंड कर दी, और साथ में एक अथॉरिटी दे दी टू द गवर्नमेंट, टू द एग्जीक्यूटिव, कि दोबारा प्रेसिडेंट के पास नहीं जाना पड़ेगा। अगर ये डेट दोबारा फर्दर एक्सटेंड करनी पड़ी या लिमिटेशन बढ़ानी पड़ी, तो उसकी पावर दे दी सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ले आए और उसके बाद जाके डेट एक्सटेंड करती है। तो उसके बाद 24 जून को नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन नंबर 2033, 24 जून को। अब उन्होंने जो उस ऑर्डिनेंस में जो डेट एक्सटेंड की थी, उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब उस ऑर्डिनेंस में 2 सेक्शन थे, सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 3 सबसेक्शन 2। ये 2 सेक्शन जो इनकम टैक्स एक्ट से रेलेवेंट थे। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में तो उन्होंने डेट्स बढ़ाई, डेट्स ऑफ कंप्लायंस बाय द एसएससी और इशूइंग ऑफ ऑर्डर एंड नोटिसेस बाय द डिपार्टमेंट, दोनों डेटें बढ़ा दी। जो कंप्लायंस की एसएससी उन्होंने कहा कि 20 मार्च से लेके और 29 जून के बीच में जितनी भी कंप्लायंसेस ड्यू हैं,
वेदर फ्रॉम एसएससी और डिपार्टमेंट को कोई नोटिस करना था, कोई ऑर्डर करना था, ठीक है। तो वो सबकी डेट बढ़ा के उन्होंने कर दी 30 जून, और साथ में उन्होंने 50 GB और चैप्टर 6A की इसकी डिडक्शन के लिए डेट बढ़ा के कर दी उन्होंने 30 जून। दूसरा काम उन्होंने किया सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में कि जो कोविड पीरियड का इंटरेस्ट था इन केस ऑफ योर पेमेंट वाज फॉलिंग ड्यू बिटवीन 20th March 2020 टू 29th June 2020, तो अगर ये पेमेंट आपने 30 जून तक कर दी तो आपको 75 पैसे का ब्याज देना था, 0.75%, यानी 9% पर एनम का ब्याज देना था। ये दो सेक्शन लेकर आए थे। अब ये जो नोटिफिकेशन आया है इसने सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 को टच नहीं किया। 24 जून का जो नोटिफिकेशन आया है इट हैज ओनली टच सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है विद द रिलैक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट वो सिर्फ मेरी उसी पेमेंट पे लागू होगी जो 30 जून तक पहले कर दी। अगर 30 जून के बाद अगर मैंने पेमेंट की तो मुझे पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो 3.2 की बात आती। अब हम 3.1 की बात करेंगे। 3.1 में इन्होंने क्या किया, जब 3.1 आया तो इनिशियल डेट क्या ली, 20 मार्च से कोविड पीरियड शुरू हुआ और इनिशियल एस्टिमेशन इन्होंने लिया 29 जून, और उन्होंने कहा कि इस बीच में जितनी भी ड्यू डेट पड़ेंगी दैट विल बी एक्सटेंडेड टू 30 जून। अब इन्होंने क्या किया, जो स्टार्टिंग कोविड पीरियड था वो इन्होंने ले लिया 20 मार्च, वो अनचेंज है, और जो एंडिंग कोविड पीरियड है जो 29 जून 2020 था उसे बढ़ा के कर दिया 31 दिसंबर 2020। यानी कि जो गवर्नमेंट ने इस ऑर्डिनेंस में जो कोविड पीरियड डिक्लेयर किया वो 20 मार्च 2020 से लेके और 31 दिसंबर 2020। इसमें कहा कि इसके बीच में जितनी भी ड्यू डेट्स पड़ती हैं, whether it is compliance by the SSC or it is an order or notice to be issued by the department, उस compliance की जो ड्यू डेट है that is extended up to 31st मार्च, उसको 31 मार्च के लिए एक्सटेंड कर दिया, और उसमें 7 एक्सेप्शन डाल दिए और 3 प्रोवाइजो डाले। इसमें 3 प्रोवाइजो डाले, पहले प्रोवाइजो में 7 एक्सेप्शन डाल दी कि इन 7 चीजों को छोड़ के बाकी सबकी डेट हो जाएगी, जितनी भी ड्यू डेट आपकी फॉल कर रही है 20 मार्च से लेके और 31 दिसंबर तक, उनकी जो अब ड्यू डेट हो जाएगी वो हो जाएगी 31 मार्च 2021, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि असेसमेंट ईयर 19-20 की जो ITR है उसकी ड्यू डेट रहेगी 31 जुलाई, ये 31 मार्च नहीं होगी। असेसमेंट ईयर 20-21 की जो ITR है उसकी ड्यू डेट होगी 30 नवंबर, वो 31 मार्च नहीं होगी। यानी 31 मार्च का जो जनरल फार्मूला है अब ये उसकी एक्सेप्शन है कि इसके ऊपर वो जनरल ऑर्डर जो 31 मार्च का है वो लागू नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए जो TDS की रिटर्न है चौथे क्वार्टर की, फरवरी और मार्च के महीने की और चौथे क्वार्टर की, उसकी डेट उन्होंने एक्सटेंड कर दी 15 जुलाई, और अदर देन गवर्नमेंट वाले जो हैं उनकी जो ड्यू डेट कर दी अब वो कर दी फोर्थ क्वार्टर की TDS की रिटर्न की 31 जुलाई, और TDS सर्टिफिकेट इशू करने की डेट कर दी 15 अगस्त। 54 और 54 GB की डेट कर दी 30 सितंबर। 30 सितंबर तक आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 54 में और 54 GB में। चैप्टर 6A की जो डेट है वो 31 जुलाई है, यानी कि आपको ATC की इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो आपको 31 जुलाई से पहले करनी पड़ेगी। और जो ऑडिट रिपोर्ट की डेट है असेसमेंट ईयर 20-21 की वो आपकी करती 31 अक्टूबर, ठीक है सर। सेकंड प्रोवाइजो में जो अमेंडमेंट किया कि जो आपका इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 है, अगर आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपकी ड्यू डेट वही मिलेगी जो आपकी सेक्शन 139 में लिखी हुई है, तो आपको इंटरेस्ट उसी हिसाब से देना पड़ेगा। दो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इज 30 नवंबर, लेकिन आपको 234A का ब्याज लगेगा उस ड्यू डेट के हिसाब से जो सेक्शन 139 में लिखी है, राइट। और थर्ड प्रोवाइजो में जाके उन्होंने कहा कि जो विवाद से विश्वास स्कीम है उसको विदाउट एडिशनल पेमेंट वो एक्सटेंड कर दी 31 दिसंबर तक। अब यहाँ पर कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस खड़ी हो गई। अब मेरी जो क्वार्टर 1 की रिटर्न है फाइनेंशियल ईयर 20-21 की,
उसकी ड्यू डेट क्या होगी सीएम जैन साहब? हाँ सर, उसकी ड्यू डेट क्या हो गई जो मेरी क्वार्टर 1 की टीडीएस की रिटर्न है? जुलाई, 31 जुलाई, 31 मार्च। 31 मार्च, 31 मार्च 2021। मैं तो लॉ पढ़ रहा हूँ भाई साहब। जी राइट। फर्स्ट क्वार्टर की ड्यू डेट होगी 31 मार्च 2021। मैं तो लॉ पढ़ रहा हूँ कि मैंने आपको पूरा लॉ पढ़ के सुनाया। ऑर्डिनेंस ने सेक्शन 3(1) का मैंडेट था, उसको एक्सटेंड किया। उसने 3 प्रोवाइजो डाले कि पहले प्रोवाइजो में 7 एक्सेप्शन है, सेकंड प्रोवाइजो में 1 एक्सेप्शन है इंटरेस्ट के लिए 234A के लिए, थर्ड प्रोवाइजो है विवाद से विवाद समाधान के लिए। बिल्कुल ये सर, 7, 8, 9 एक्सेप्शन है 31 मार्च के अलावा। इस एक्सेप्शन में फॉल नहीं कर रहा और ड्यू डेट मेरी 31 दिसंबर और 20 मार्च के बीच में फॉल कर रही है। मेरी जो 20-21 की जो मेरा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसकी जो जून क्वार्टर की रिटर्न जानी है, इसकी ड्यू डेट क्या है सर? 31 जुलाई थी। 31 जुलाई। क्या ये 20 मार्च और 31 दिसंबर के बीच में फॉल नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही है सर। तो अब डेट क्या होगी इसकी? 31 मार्च। 31 मार्च। लेकिन टीडीएस आपको टाइम से जमा कराना, ब्याज लगेगा वरना। हाँ, लेकिन आपको फायदा क्या होगा? आपको 234 ही नहीं लगेगा। 200 रुपए रोज की पेनल्टी लगती है, फीस लगती है 34E में, वो आपको लगेगी। वो वेव ऑफ हो जाएगी। क्योंकि हो सकता है डिपार्टमेंट वालों को ना पता हो अभी। सर क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट वालों को नहीं मालूम है। मैं तो लॉ पढ़ रहा हूँ सर, अभी हो सकता है एक्चुअल में जो टीडीएस की साइड है उस पे अभी भी 31 जुलाई आ रहा है। नहीं तो आप किसी और को अगर किसी और तरीके से सब आ रहा है, बट अभी परसों सेमिनार कराया था जिसमें दीपक बोलूसिया जी ने भी क्लियर बोला था कि सेकंड थर्ड क्वार्टर की ड्यू डेट पहले हो सकती है, बट फर्स्ट क्वार्टर की ड्यू डेट आपकी 31 मार्च है। हाँ 31 मार्च है जी। फर्स्ट क्वार्टर की जो ड्यू डेट है वो 31 मार्च है। इन द सेम मैनर जो सेकंड क्वार्टर की टीडीएस की रिटर्न है वो भी 31 मार्च 2021 है, उसकी ड्यू डेट भी। क्योंकि सेकंड क्वार्टर की ड्यू डेट पड़ेगी 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर पड़ेगी, वो भी 31 दिसंबर से पहले बढ़ रहा है। हाँ, तो बिल्कुल सही। टीडीएस फाइलिंग की जो ड्यू डेट हो गई वो हो गई आपकी 31 मार्च। 31 मार्च थर्ड क्वार्टर की पहले हो जाएगी। हाँ जी, थर्ड क्वार्टर की पहले हो जाएगी। वो 31 जनवरी रहेगी। और ऐसे ही अब बात आई अपीलों की। अब जितनी भी अपीलें हैं जिनकी भी ड्यू डेट पड़ी 20 मार्च से लेके 31 दिसंबर के बीच में, अब आपकी लिमिटेशन एक्सटेंड हो गई 31 मार्च 2021। सर एक क्वेश्चन है सर जी, कि एक हमारी पार्टी का एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ और उसका अब असेसमेंट ऑर्डर आ रहा है 24 जून को। हाँ, बेसिकली हमने रिक्वेस्ट डाली 21 मार्च से पहले, लेकिन बाई पोस्ट उन्होंने हमारे ऑफिस में आपकी 31 मार्च 2021 है लिमिटेशन। अच्छा, 31 मार्च 2021 हो गई। आपकी जो अपील फाइल करने की लिमिटेशन है वो सारी की सारी लिमिटेशन उन्होंने एक्सटेंड कर दी है। वो सारी की सारी लिमिटेशन एक्सटेंड कर दी है। लास्ट में मैं एक पॉइंट जरूर कवर करूंगा कि अगर फॉर एकेडमिक डिस्कशन ये ऑर्डिनेंस पास होगा, पक्का पास होगा। अगर ऑर्डिनेंस ना पास हो तो क्या होगा? केवल ये तो प्रेस रिलीज है सर। नहीं ऑर्डिनेंस के बाद नोटिफिकेशन, नॉट अ प्रेस रिलीज। अच्छा, हाँ, यस ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस के बाद नोटिफिकेशन है 24 जून का, ठीक है। और एज पर लॉ कोई इसमें इशू नहीं है। इट्स एज गुड एज एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट टिल द टाइम इट इज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, या तो लैप्स हो जाए या पार्लियामेंट से रिन्यू कर दे, ठीक है। अब बात आगे नोटिस अंडर सेक्शन 148 फॉर असेसमेंट ईयर 13-14। अब 13-14 की असेसमेंट ईयर की जो लिमिटेशन थी दैट वाज 31 मार्च 2020। अब वो क्या हो गई 31 मार्च 2021। और असेसमेंट ईयर 14-15 की क्या है, वो भी 31 मार्च 2021। दोनों सालों की जो लिमिटेशन है वो बढ़ के पहुंच गई 31 मार्च 2021। जो आपके स्क्रूटनी के असेसमेंट थे, असेसमेंट ईयर 18-19 के,
जिनकी लिमिटेशन थी अभी 30 सितंबर। ठीक है सर, वो हो गया आपकी 31 मार्च। ठीक है, अब एक चैरिटेबल ट्रस्ट का इश्यू और समझ लेते हैं। अब कोविड लागू हो गया 20 तारीख के बाद से, 21 तारीख के 22 तारीख से लॉकडाउन हो गया। अब बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज होंगी, ट्रस्ट होंगी जो सेक्शन 11-12 के बेनिफिट ले रही होंगी या सेक्शन 1023C के बेनिफिट ले रहे होंगे। तो सेक्शन 11 वाला अब वो अमाउंट अप्लाई नहीं कर पाया ड्यू टू लॉकडाउन। ड्यू टू लॉकडाउन उसने वो एप्लीकेशन नहीं कर पाया सेक्शन 11 का, है ना। अब वो 31 मार्च निकल गई। अब क्या उसकी लिमिटेशन कहीं इंक्रीज हुई है क्या? द आंसर इज नो। अभी तक किसी भी लॉ ने उसकी लिमिटेशन को इंक्रीज नहीं किया। यानी कि कोई चैरिटेबल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड है, और उसका जो एप्लीकेशन है फॉल शॉर्ट ऑफ 85%, और 85% इसलिए फॉल शॉर्ट कर गया क्योंकि लॉकडाउन हो गया, इट कुड नॉट मेक पेमेंट्स। तो अब वो क्या करे? तो इसका सीधा सीधा आपके पास उपाय है सर। रूल 17(1) में फॉर्म नंबर 9A आप फाइल करते हैं। रूल 17(1) में फॉर्म नंबर 9A आप फाइल कर दें, क्लॉज 2 ऑफ एक्सप्लेनेशन अंडर सेक्शन 11(1), और उसमें आप जहां नीचे लिख दें कि मैं क्यों अप्लाई नहीं कर पाया, मैं नेक्स्ट ईयर में अप्लाई कर दूंगा। व्हाई आई कुड नॉट अप्लाई? बिकॉज ऑफ द कोविड लॉकडाउन। वहां पर दो कंडीशन है कि या तो आपके पास पैसा आया नहीं था इसलिए आप अप्लाई नहीं कर पाए, या फिर फॉर एनी अदर रीजन। तो आपको एनी अदर रीजन में जाना पड़ेगा और वहां पे लिख दिए ड्यू टू कोविड लॉकडाउन और आई कुड नॉट अप्लाई इन दिस ईयर, आई विल अप्लाई इन नेक्स्ट ईयर। तो वहां पे आपको उसका रास्ता निकल आएगा। एंड विद दिस मैं अपनी घड़ी में देख रहा हूँ 5:29, 5:30 बजे तक का मेरा टाइम था। 1 मिनट मैंने आपका बचा लिया सुमित जी। एंड आई कन्वे माय थैंक्स वंस अगेन टू सुमित एंड CM जैन साहब एंड ऑल ऑफ यू फॉर। अब मुझे पता नहीं आप पेशेंटली लिसन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नहीं बहुत but I'm presuming that everybody is listening patiently. तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड स्टे हेल्दी, स्टे फिट, और अपना ध्यान रखें और प्रिकॉशन रखते हुए अपने कामकाज करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। 5 मिनट और लेना चाहूंगा आपके फॉर क्वेरीज है तो वो सर एक क्वेरी अनंत गेरा जी की है, मैंने चैट बॉक्स में डाली है, अगर आप देख सकते हैं चैट बॉक्स में, क्या मैं रीड करूं? टर्नओवर बिटवीन 1 करोड़ to 2 करोड़, प्रॉफिट इज 8%। हाँ, टर्नओवर अनंत गेरा साहब का क्वेरी आया है। टर्नओवर बिटवीन 1 करोड़ to 2 करोड़, प्रॉफिट इज 8%, प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 8% और 6% एप्लीकेबल कैश रिसीट। यहाँ पर आप जब आप 44AD की बास्केट में चले गए, देखो मैंने बड़े क्लियरली आप सब लोगों को बताया कि आपको फिल्टर लगाना है, छलनी लगानी है। आपको 2 बास्केट बनानी है, एक 44AD वालों की जिनकी 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, वो 44AD वाली बास्केट में चले जाएंगे। जब वो 44AD वाली बास्केट में चले जाएंगे फिर आपको 5% नहीं देखना, सिर्फ आपको एक चीज देखनी है कि 8%, 6% दिखा रहा है तो ऑडिट नहीं करना, 8%, 6% नहीं दिखा रहा है तो ऑडिट करना। वहां पर आपको कैश नहीं देखना। आपको 4 कंडीशन में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 44AD में कौन कौन जाएगा? जिस समय बास्केट बनाएंगे उस समय आपको ये चेक नहीं करना है कि इसने 8%, 6% दिखाया कि नहीं दिखाया, सिर्फ ये कंडीशन देख ली है, ही इज एन इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फॉर्म। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, अलग रख लो। फिर आपने देखा वेदर ही इज एंगेज्ड इन प्रोफेशन। अगर प्रोफेशन में एंगेज्ड है दोबारा वापस डाल दो उसी बक्से में, वरना अभी अपने पास रख के रखो। फिर आपने देखा वेदर ही इज हैविंग एजेंसी कमीशन इनकम। ठीक है, अगर एजेंसी कमीशन है तो वापस डाल दो, वरना अपने पास रखो। 44AD में रहेगा भी, 44AD में रहेगा। फिर आप देखो कि इसकी टर्नओवर 2 करोड़ या उससे कम है कि नहीं, कम है। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये 44AD में आ गया। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो 8% या 6% दिखाए। ये डीमिंग फिक्शन है सर, ये 44AD की डीमिंग फिक्शन है। ये हर जो SSC बास्केट में आ गए ये उसके ऊपर मैंडेटरी अप्लाई होगी, और उसके ऊपर फिर ये सेक्शन 44AD का क्लॉज A अप्लाई नहीं होगा। जैसे ही वो 44AD की बास्केट में आ गए तो फिर वो 44AD के बाहर हो जाएंगे। फिर वो कौन सा सेक्शन है 44AD में नीचे जाके 4 कौन सा है उसमें जाके फिर उनको ऑडिट होगा।
ठीक है, 44 टैक्स ऑडिट हो जाएगा। चलिए, और कोई क्वेरी भी है? सर प्रवीण जी की क्वेरी है, टर्नओवर बिलो 1 करोड़ रुपी, अकाउंट मेंटेन्ड, प्रॉफिट बिलो 8% और 6%। बिल्कुल ऑडिट कराना पड़ेगा सर, बिल्कुल कराना। टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा सर। आपको 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 फंडामेंटल अगर समझ में आ जाएंगे, आप बात समझ में आ जाएगी, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ सर बिल्कुल क्लियर आपने सर, बहुत अच्छे से बताया। एक लास्ट क्वेरी ले लेता हूँ। एक मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ओके 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 सर, एक क्वेरी है, भजन मंडली नॉट रजिस्टर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, वेदर लायबल। आप उसको चैट में डाल दो, मैं देख लूंगा। मुझे एक्चुअली मैं ओके 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 आप चैट में डाल दो, मैं देख लूंगा। वसंत कुमार जी का, हाँ सर, इन केस ऑफ ए भजन मंडली रजिस्टर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, whether liable for tax on the net income in excess over the expenditure। भाई अगर भजन मंडली में आप चंदा लेते हो, देखो भजन मंडली दो तरह से होता है कि 10 आदमी 11 आदमी मिल गए, उन्होंने अपनी भजन मंडली बनाई, है ना, और अपने अपने पैसे डाले, अपने गाने का शौक पूरा कर रहे हैं। जैसे आजकल बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर रहे हैं, मुझे भी मौका मिला था, सुमित जी भी आए थे अभी पीछे, वो एक डिवाइन सीएस की हमारी भजन संध्या ठीक है वो शौक के लिए कर रहे हैं। तो हम अपना शौक पूरा कर रहे हैं, तो उसमें खर्चा भी हम ही खुद ही डाल रहे हैं। जब हम खुद डालते हैं, पैसे किसी से बाहर से नहीं लेते, देन इट बिकम्स ए म्यूचुअल एसोसिएशन, तो उसमें कोई टैक्सेबिलिटी का इशू नहीं होता। ठीक है ना, हम 4 लोग वो म्यूचुअल एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है, उसके बेसिस पे कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। अगर आपने मंडली बनाई है भगवान का भजन करने के लिए, और वो इससे नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका काम खाली प्रभु की भक्ति करना है, रिलीजियस डिस्कोर्स करना है, उसमें आप चंदा लेते हो, ठीक है ना, और उसको सिर्फ भजन के काम में खर्च करते हैं और बेनिफिशियरी के पास कोई बेनिफिट नहीं आता, तभी आपकी ट्रस्ट बनेगी चैरिटेबल ट्रस्ट। अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट बनाओगे तो आपको 12 का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, वरना फिर अनरजिस्टर्ड की तरह जाएगी, जैसा आज हमने समझा है। ठीक है, और अगर आपने नाट्य मंडली बनाई है और आप दुनिया से पैसे लेते हो और प्रॉफिट घर में ले जाके खर्च करते हो, फिर क्या होगा, फिर आपकी एओपी बन जाएगी या पार्टनरशिप फर्म बन जाएगी। हाँ, वो ट्रस्ट की तरह फिर आईटीआर 5 में जाके आप उसको ऊपर टैक्स दो जितने आपने प्रॉफिट कमाया। Saurabh Khande, my turnover below 5 crore, I have also not exceed 5% cash limit. I am not required to get tax audit done. Can declare profit। 2 करोड़ से नीचे वालों के लिए 5%, 8% और 6% होता है। मैंने आपको बार बार ये 44 AD की बोल रहा हूँ, 4 कंडीशन होगी तभी आप उस बास्केट में जाओगे, तभी 8% और 6% पे जाओगे, अदरवाइज आपके ऊपर 44 AD के प्रोविजन एप्लीकेबल है, तो आपके ऊपर ये 6% और 8% में नहीं जा सकते आप। चलो एक छोटी सी बात और आपकी नॉलेज के लिए एनहांस करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। मैंने पूछा था आप लोगों से, एकेडमिक डिस्कशन कर रहे हैं कि ऑर्डिनेंस आया, ऑर्डिनेंस के बाद नोटिफिकेशन आ गया लिमिटेशन का 24 जून का, और हम ये मान के चल रहे हैं मानसून सेशन आएगा और उसमें पास हो जाएगा। अब सपोज करो ये पास नहीं हुआ है, कोई व्हाटएवर रीजन पास नहीं हुआ, लैप्स हो गया, तो क्या होगा? व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस? लॉ है, लॉ ने कहा, अभी जजमेंट है कृष्ण कुमार का, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसने कहा कि जो बार बार जो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन करने की जो हैबिट है, दिस इज अ फ्रॉड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और एक बार अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी ऑर्डिनेंस अगर लैप्स कर गया तो उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस खत्म हो गए, उसमें जितनी भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जितनी भी उसको ऑर्डिनेंस ने दी वो सारी की सारी डिफ्यूज हो जाएंगी, सारी की सारी इवेपोरेट हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा, किसी के पास कोई राइट ऑब्लिगेशन नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर इस रूल में एक एक्सेप्शन है, व्हेन एक्शन ऑफ द ऑर्डिनेंस इज इरिवर्सिबल, व्हेन एक्शन ऑफ द ऑर्डिनेंस इज इरिवर्सिबल। अब जो डेट बढ़ा दी वो एक्सपायर भी हो गई, अब जो डेट आपने एक्सपेंड की ऑर्डिनेंस से बढ़ाई वो निकल भी चुकी, तो वो ऑर्डिनेंस अगर लैप्स भी हो जाएगा ना तो भी उसको एक्शन रिवर्स नहीं हो पाएगा। दैट इज फॉर एकेडमिक डिस्कशन ओनली। चलो, थैंक यू वेरी मच संजय, सुमित भाई। एक आनंद जी की क्वेरी जरूर लीजिए सर। आनंद जी, हाँ, लास्ट कंपनी is having an agreement with Amazon to collect cash on COD, 90% of cash sales, and Amazon has e-commerce company है having an agreement with Amazon to collect cash of। सर मैं इसे ब्रीफ करना चाहूंगा सर। मैं
50% of the total sale in Amazon has transferred funds to. हाँ जरा बताओ, मुझे समझाओ, मुझे समझ नहीं आया। सर बेसिकली ये है कि मैंने एक एजेंसी क्रिएट की हुई है या प्रोप्राइटरशिप फर्म है, मैं Amazon के लिए कैश कलेक्ट करता हूँ और Amazon के बिहाफ पे मैं कैश कलेक्ट करता हूँ। जितना भी कैश आता है मैं कलेक्ट करता हूँ, अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराता हूँ और Amazon को पेमेंट कर देता हूँ। अपने बैंक में जमा कराते हो, लोगों से कलेक्ट करते हो? लोगों से कलेक्ट करता हूँ, मैं अपने अकाउंट में जमा कराता हूँ, Amazon को पेमेंट कर देता हूँ और वो हमें उस पर कमीशन दे देता है। डायरेक्ट आपका जो एग्रीमेंट है वो आपका कैश कलेक्शन का एग्रीमेंट है बेसिकली। एग्रीमेंट है बेसिकली ये। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। आजकल लोग पीओएस सिस्टम है। यस। अब पीओएस सिस्टम में क्या होता है कि एक चाय की दुकान वाले ने पीओएस की मशीन लगा ली अपने। चाय की दुकान वाले ने पीओएस की मशीन लगा ली। उसने 3 बैंकों से मैंडेट ले लिया। उसने 3 बैंकों में जाके 1-1 लाख रुपए अपने डिपॉजिट करा के और 3 बैंकों से मैंडेट ले लिया। अब मेरे पास सुमित गर्ग आए। सुमित गर्ग ने कहा कि साहब मेरे अकाउंट में 500 रुपए जमा करा दो, ये लो मुझसे 500 रुपए। अब मैंने इनसे 500 रुपए लिए, अपने पास रख रहे हो, अपने अकाउंट से 500 रुपए सुमित गर्ग के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और ये 500 रुपए में बैंक में जाके जमा करा। मेरे ये बैंक के साथ मेरा एजेंसी का एग्रीमेंट है। फिर सुमित गर्ग आए कि मेरे अकाउंट से 1000 रुपए निकाल दो। तो मैंने जो मेरे पास कलेक्शन हुए थे उसमें से 1000 रुपए सुमित गर्ग को दिए और सुमित गर्ग के अकाउंट से 1000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए। ठीक है, दिस इज नोन एज पीओएस सिस्टम। वेदर ये जो कैश और मैं जो इकट्ठा कर रहा हूँ ये मैं एज एन एजेंट इकट्ठा कर रहा हूँ या ये मेरा खुद का है? एजेंट। इज इट माय प्राइमरी ट्रांजैक्शन? और Amazon को तो ये देखना नहीं है क्योंकि इसकी टर्नओवर तो 5 करोड़ से कम है, 5 करोड़ से ऊपर है, तो कुछ देखना नहीं है। ठीक है, आपको अपने एसएससी के लिए देखना है। तो आपने जो पैसा कलेक्ट किया, ठीक है ना, ये आपके पास ट्रस्ट में एक एजेंसी के लिए पैसा आपके पास आया है, ये आपका कैशनेट नहीं है। यू कैन नॉट यूज इट। जहां तक मैं समझ पाया हूँ इस कैश को आप यूज कर सकते हैं। तो इस कैश का आपको Amazon का ही कैश अकाउंट खोलो ना। अपना कैशनेट क्यों खोलते हो? अपने कैशनेट तो जितना आपने 10-20 हजार रुपए लगाया उसको अपने कैशनेट में रखो। एक कैशनेट अकाउंट Amazon का खोल लो, कैश कलेक्शन अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ Amazon, उसी में से उसको पेमेंट करते रहो। इन माय ओपिनियन तो उसमें क्या आएगा? टैक्स ऑडिट उसमें कवर्ड नहीं होगी। काउंट ही नहीं होगा। काउंट ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है सर। सर एक मैंने आपको 44 एडी के लिए पूछा है सर। 44 एडी के लिए तो अब आपको पार्टनरशिप फर्म के लिए तो ये ल्यूक्रेटिव नहीं है सर। ये 8% आपको सीधा सेल पे लेना पड़ेगा। अभी वो पार्टनरशिप सैलरी और इंटरेस्ट दैट इज डीम्ड टू हैव बीन क्लेम्ड। ठीक है, तो अलग से उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी। सपोज करो कि आपको एक पार्टनरशिप फर्म की टर्नओवर अगर 80 लाख रुपए है तो 6,40,000 रुपए 8% से दिखाओगे तो, और 6% दिखाओगे तो 4,80,000 रुपए आपको पार्टनरशिप फर्म की इनकम दिखा के उस पर 30% टैक्स देना होगा। ठीक है, और 4,80,000 में से वो इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन दैट विल बी डीम्ड टू हैव बीन ग्रांटेड। सर इसी के नीचे एक क्वेरी और थी। फॉर नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर्स, हाउ एसएससी विल डिस्क्लोज देयर कंट्रीब्यूशन इन फाइनेंशियल्स? क्या लिखा है? लाभ एंड एसोसिएट्स है। हाँ, और नॉन टैक्सेबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर। नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम कैसे डिस्क्लोज करेंगे? ये क्या होता है नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, जरा थोड़ा सा एलैबोरेट करें। वैसे लाभ एंड एसोसिएट सुनी हुई है, किसकी है? संजय सर, वो संजय मिस हो गया। संजय लाभ एंड एसोसिएट। हाँ, ये मुझसे फोन पे बात कर लेंगे। इनकी क्वेरी क्लियर नहीं है तो क्वेरी दोबारा ठीक के लिखिए। ओके। समझ नहीं पाया कि क्या पूछना चाहते हैं। ओके सर, कंक्लूड करते हैं सर। बहुत अच्छा डेलीवेशन रहा आपका। सो विद फोल्डेड हैंड आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा डेलीवेशन कवर किया, इतनी सारी क्वेरीज एंड टॉपिक इतना बढ़िया था। एंड मोर देन 150 मेंबर्स कंटिन्यूअसली जॉइन दिस डेलीवेशन एज ऑफ नाउ। क्या बात। So thank you very much sir once again. Thank you to all viewers and I hope सभी को सेशन पसंद आया होगा। Thank you very much sir. Thank you. Thank you sir. ओके, थैंक यू। जन साहब, सीएम जान कंक्लूड कर दो सेशन। हाँ जी, हेलो। हाँ, सभी व्यूअर्स ने टैक्सेबिलिटी के रिगार्डिंग
जो जानकारी जैन साहब से ली है और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी रह गई हो तो वो सुमित जी से संपर्क करके अपनी कंक्लूड करा ले। बेसिकली उन्होंने जो डिस्क्लोज किया हुआ है वो अनरजिस्टर्ड सोसाइटीज, अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट के लिए है, उसकी टैक्सेबिलिटी से रिलेटेड है। उस पे जो टैक्सेबिलिटी है उसकी इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और उसकी एग्जम्पशन 57 में भी ले सकते हैं उसकी क्लेम की। धन्यवाद। सुमित जी।